ए स्मॉल एलिमेंट L इज कट फ्रॉम ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस A एंड लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। यानी कुछ इस तरह की सिचुएशन है, एक सर्कुलर रिंग है, उसकी रेडियस आपको दी है A और चार्ज रिंग है, ठीक है। इस तरह से रिंग जो है वो चार्ज है और उसकी जो चार्ज डेंसिटी दी है वो आपको दी है लैम्डा। ठीक, इस तरह से लैम्डा चार्ज डेंसिटी दी है और इसका जो रेडियस है वो दिया आपको A, और उसमें से एक छोटा सा एलिमेंट कट किया। मान लीजिए छोटा सा एलिमेंट, वेरी स्मॉल एलिमेंट ये जो है ये कट किया है। इसकी लेंथ कितनी है, ये वेरी स्मॉल एलिमेंट है, इसकी लेंथ वेरी स्मॉल होगी L। और इस छोटे से एलिमेंट की वजह से सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया। तो ये जो वेरी स्मॉल एलिमेंट है ये ऑलमोस्ट पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और इसकी वजह से जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, वो सिंपली हो जाएगा कि अगर मान लिया इसका चार्ज स्मॉल q है तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, सिंपल। ठीक, k कितना है, k है आपका 1/4πε0। चार्ज कितना होगा, तो लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ और इसकी अपनी लेंथ वेरी स्मॉल लेंथ L है, तो जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा इंटू L अपॉन ए स्क्वायर। तो क्या आंसर बन गया आपका, लैम्डा है L अपॉन 4πε0 ए स्क्वायर। सो द आंसर विल बी बी पार्ट। ए पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड एट ओरिजिन, इस तरह की सिचुएशन है कुछ। ये मान लिया एक्स एक्सिस है, ये मान लिया वाई एक्सिस है, और एक पॉइंट चार्ज है वो ओरिजिन पे लोकेटेड है, ये मान लिया पॉइंट चार्ज। ठीक, कुछ भी नाम दे देते हैं इसको क्यू। फिर कह रहे हैं एट पॉइंट ए कॉमा ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1। ए कॉमा ए कहीं यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ पे उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे वो है E1। तो ये इस तरह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ये कहीं होगा पॉइंट ए कॉमा ए और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है E1। ठीक, अभी फ्रॉम द चार्ज होगा, मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज है आपका, ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस भी क्या है A, ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। ठीक, फिर कह रहे हैं एट पॉइंट माइनस ए कॉमा ए कहीं यहाँ लाई करेगा, कहीं यहाँ होगा ये पॉइंट। ठीक है, माइनस ए कॉमा ए, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस तरह से। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, ये कितना है, ये है E2। तो ये आपका अगर हम यहाँ से मिलाएं तो ये डिस्टेंस भी A है, ये डिस्टेंस भी A है, इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा आपका 45, ये एंगल भी कितना है 45। एंड ए पॉइंट माइनस ए कॉमा माइनस ए कहाँ मिलेगा, तो वो यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ होगा माइनस, इसके एकदम अपोजिट पॉइंट है, और इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ होगा, और वो नाम क्या दिया E3। तो यहाँ से अपने आप ही समझ में आ रहा है कि E1 और E3 एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी इनके बीच में एंगल जो है वो है पाई, और E2 और E1 इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, E2 और E3 के बीच में भी एंगल कितना है 90 डिग्री। तो जरा देखें क्या क्या ऑप्शन करेक्ट होंगे। E1 डॉट E2 0, बिल्कुल ठीक है, E1 और E2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। इवन E2 डॉट E3 भी क्या होगा 0, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं परपेंडिकुलर। ठीक, फिर पहला ऑप्शन करेक्ट है। फिर दूसरा कह रहे हैं E1 क्रॉस E3 इज इक्वल टू 0। क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, थीटा तब 0 होता है या तो एंगल 0 या फिर एंगल कितना हो पाई। तो E1 और E3 में जो एंगल है वो है पाई का, इसका मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा 0। तो अब आंसर बनेगा बोथ आर करेक्ट, सी पार्ट। टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल। ये स्फेरिकल कंडक्टर है 4 सेंटीमीटर रेडियस का, ये है 5 सेंटीमीटर रेडियस का, और ये सेम पोटेंशियल तक चार्ज किए गए। ठीक, यानी दोनों का पोटेंशियल V1 और V2 आपस में क्या है, बराबर है। इफ़ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 बी द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ सरफेस चार्ज ऑन बोथ द कंडक्टर। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। तो सिग्मा अपॉन सिग्मा 2 का रेशियो पूछा गया। तो V1 कितना होगा पोटेंशियल, तो मान लिया इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज मान लिया है Q2, तो V1 जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ1 अपॉन R1 कह देते हैं, रेडियस इसकी R1 कह देते हैं, और वो किसके बराबर होगा, KQ2 अपॉन R2 के बराबर। ठीक, अब ऐसा करें, इसमें R1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, या K को लिख लेते हैं, K को हटा के लिख लेते हैं 1/4πε0, इस K को भी हटा के लिख लेते हैं 1/4πε0।
कि एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर देते हैं, पाई छोड़ देते हैं। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर देते हैं, पाई छोड़ देते हैं। वो क्यों किया वो आपको अभी समझ में आएगा। Q1 अपॉन 4πr1 इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, Q2 अपॉन 4πr2 के बराबर। अब जरा R1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा R1, तो ये हो गया R1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा R2, तो ये हो गया R2 का स्क्वायर। तो चार्ज अपॉन 4πr², ये है चार्ज डेंसिटी। Q2 अपॉन 4πr2 स्क्वायर, ये है वहाँ की चार्ज डेंसिटी। तो जो रिलेशनशिप आ रही है वो ये आ रही है, σ1 इंटू R1 इक्वल टू σ2 इंटू R2। ठीक, आपसे पूछा गया है σ1 अपॉन σ2, तो σ1 अपॉन σ2 जो बनेगा वो बनेगा R2 अपॉन R1। R2 कितना है 5 सेंटीमीटर, R1 कितना है 4 सेंटीमीटर। तो ये जो रेशियो आ गया वो 5/4 आ गया। सेंटीमीटर को मैंने मीटर्स में इसलिए कन्वर्ट नहीं किया है क्योंकि रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो द आंसर विल बी डी पार्ट। ये हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर हैज़ ए रेडियस r, कुछ इस तरह का एक मेटल स्फीयर है, हॉलो चार्ज है और उसकी रेडियस दी है आपको r। ठीक, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स सरफेस एंड ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर इज v। ये कह रहे हैं सरफेस चार्ज है, मान लिया कुछ चार्ज होगा इस पर प्लस q चार्ज मान लिया, इसकी सरफेस और इसके सेंटर से 3r डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है v। तो सरफेस पे मान लिया कह देते हैं पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो आपको दिया है v1 माइनस v2। v1 वैसे होगा कितना, और ये v है, v1 माइनस v2 v है, v1 कितना होगा, तो v1 होगा kq/r। क्लियर, चार्ज मान लिया इस पर कितना है q, और v2 कितना होगा तो वो हो जाएगा kq/3r। तो एलसीएम कितना आ गया इस पर, एलसीएम आ जाएगा आपका 3r और ये आ गया 2kq/3r, ये दिया है v, इक्वेशन 1। फिर आपसे पूछ रहे हैं देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस 3r डिस्टेंस पे फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो जो फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा ये E इक्वल टू, तो वो कितना हो जाएगा kq/3r का स्क्वायर यानी 9r²। क्लियर, तो ऐसा करते हैं kq/3r अलग कर लेते हैं और 3r अलग कर लेते हैं, ताकि kq/3r की वैल्यू हम पुट कर देते हैं v/2। तो इसकी जगह वैल्यू क्या पुट कर देते हैं v/2, तो ये बन गया आपका v/2 इंटू 3r यानी v/6r। सो द आंसर विल बी सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस q1 एंड q2 आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस b इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड a इक्वल टू 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द y एंड x एक्सिस एज शोन इन फिगर। कुछ इस तरह सिचुएशन है, ये ओरिजिन है, यहाँ से a डिस्टेंस पे a जो है वो 2 सेंटीमीटर है, वहाँ पे q2 चार्ज रखा हुआ है, ये q2 जो है वो 1 माइक्रोकूलम है, और ये y एक्सिस पे b डिस्टेंस पे ये q1 चार्ज रखा हुआ है, ये q1 जो है वो आपका 2 माइक्रोकूलम है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर। अभी कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट ए पॉइंट p, इस पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो आपसे पूछा गया। ठीक है, तो जरा ढंग से समझना, q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा। नाम दे देते हैं, ये है q1 का E1 और ये है q2 का E2, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इस तरह से आएगा तो वो कितना एंगल बनाएगा, तो वो आपको हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछा जाता है। तो जो tan थीटा होगा वो सिंपली आपका आ रहा है E2/E1, यानी बेसिकली आपको इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं चाहिए इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, इनका बेसिकली रेशियो चाहिए। तो एक चीज़ आप बताओ, अगर q2 चार्ज को मैं कह देता हूँ q, तो जो q1 चार्ज होगा क्या वो 2q हो जाएगा क्योंकि डबल है। ठीक है, अगर मैं ये डिस्टेंस कह देता हूँ r, यानी ये डिस्टेंस अगर मैंने कह दी r, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी डबल है तो ये 2r हो जाएगी। तो E1 जो आएगा या E2 जो आएगा, E2 अगर हम निकालें तो E2 जो आएगा वो आ जाएगा kq/r², kq/r²। E1 कितना आएगा, जो E1 आएगा वो आपका हो जाएगा k2q ओवर ये डिस्टेंस कितनी है 2r का स्क्वायर, तो ये हो गई 4r²। तो ये कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स। तो जब आप tan थीटा निकालोगे E2/E1,
तो ये आपका हाफ आ जाएगा, E2 डिवाइडेड बाई E1, हाफ नहीं ये 2 आ जाएगा, 2, E2 अपॉन E1 करोगे तो ये 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल हुआ हॉरिजॉन्टल से एक्स एक्सिस से, तो वो कितना हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 2। सो द आंसर विल बी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द टू कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के दो कॉर्नर्स पे आइडेंटिकल चार्जेस रखे हुए हैं। एक यहाँ रखा हुआ है और एक यहाँ रखा हुआ है। इसको भी क्यू कह देते हैं, इसको भी क्यू कह देते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज यू, और इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यू है। तो डिस्टेंस अगर आर है तो यू आपको जो दिया है वो दिया के Q1 Q2 अपॉन आर। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन आइडेंटिकल चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द थर्ड वर्टेक्स। इन्फिनिटी से थर्ड वर्टेक्स पे एक आइडेंटिकल चार्ज लेके आने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो आपसे पूछा गया। इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, तो जैसे इस आइडेंटिकल चार्ज को यहाँ लाओगे तो अभी जो सिस्टम बनेगा अभी 3 चार्ज का सिस्टम बनेगा, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी से तो ज़्यादा होगी, और जितना इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वही वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होगा। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो आने वाला है वो आपका जाएगा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल सेटअप की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल सेटअप की पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल सेटअप में ये क्यू क्यू वाले कितने पेयर्स बनेंगे, 3 पेयर्स बनने हैं। तो फाइनल सेटअप की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी 3 टाइम्स के क्यू क्यू बाई आर, और इनिशियल सेटअप में सिर्फ एक ही पेयर था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू बाई आर। तो कितना आपका आंसर आया, तो आपका आंसर आ गया 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई आर। के क्यू स्क्वायर बाई आर ये था यू, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2 टाइम्स यू। सो द आंसर विल बी बी पार्ट। चार्ज कैपिटल क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए डाइलेक्ट्रिक रॉड ए बी ऑफ लेंथ 12। इस तरह की सिचुएशन है, एक रॉड है, डाइलेक्ट्रिक रॉड है ए बी, उसकी लेंथ कितनी दी है 2L, उस पर चार्ज कितना है Q। इस तरह से ये प्लस 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 इस तरह से, और उस रॉड 2L लेंथ की रॉड से L डिस्टेंस पे पॉइंट P है, ये यहाँ से L डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट P का पोटेंशियल आपको फाइंड करना। तो कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ से हम x डिस्टेंस पे आएंगे और एक रॉड का छोटा सा एलिमेंट कट कर रहे हैं, तो एक वेरी स्मॉल एलिमेंट कट कर रहे हैं जिसकी विड्थ कितनी है dx, जिस पे चार्ज कितना है dq। तो dq चार्ज कितना होगा, तो dq चार्ज हो जाएगा आपका q बाई 2L इंटू dx, और इस dq चार्ज की वजह से पॉइंट P का पोटेंशियल कितना होगा, तो वेरी स्मॉल पोटेंशियल मान लिया वो dv है, कितना हो जाएगा, तो k चार्ज कितना है dq अपॉन डिस्टेंस कितनी है x। और पूरा पोटेंशियल निकालने के लिए इसी को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट्स x की लिमिट्स, तो x रॉड यहाँ से शुरू हुई है, तो जब रॉड शुरू हुई है तो x की वैल्यू कितनी है L, और रॉड जहाँ तक गई है वहाँ तक जाते जाते x की वैल्यू कितनी हो गई 3L, तो ये हो जाएगा L से 3L। तो वह सारी वैल्यूज पुट करनी है आपको। k कांस्टेंट है, k बाहर रख लेते हैं, dq में q बाई 2L है, q बाई 2L को भी बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। अंदर जो बचा सिर्फ बचा dx और नीचे बचा ये x, और लिमिट्स L टू 3L, तो ये बन गया के क्यू बाई 3L, के क्यू बाई 2L, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, और लिमिट्स पुट करोगे तो ये आ जाएगा ln 3L अपॉन L, L से L कैंसिल आउट हो गया, ln 3 आ जाएगा, तो ये आ गया के क्यू बाई 2L, और ये हो गया ln 3। ये जो Q है वो कैपिटल चार्ज दिया है, कैपिटल Q चार्ज दिया है, बाद में उन्होंने आंसर्स में क्या कर दिया, स्मॉल q कर दिया, तो स्मॉल q नहीं होगा, वो सब में क्या होगा, कैपिटल Q ही होगा। तो आंसर क्या बन रहा है आपका, आंसर बन रहा है आपका सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A and B are two thin concentric hollow conductors having radii a and 2a and charge 2q and q respectively। concentric
हॉलो कंडक्टर्स हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। एक की रेडियस जो दी है वो a है, उस पर चार्ज 2q है, और दूसरे की रेडियस जो है वो 2a है, उस पर चार्ज q है। इस तरह की सिचुएशन है। ये रेडियस a, ये रेडियस 2a, इस पर चार्ज q 2q, और इस पर चार्ज क्या है q। कह रहे हैं इफ़ पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर इज़ 5 वोल्ट। आउटर सरफेस पे कोई पॉइंट ले लें, अगर पॉइंट 1 कह देते हैं इसका, उसका जो पोटेंशियल है v1 वो दिया आपको 5 वोल्ट। तो पूछा कि अंदर वाली स्फीयर का पोटेंशियल पॉइंट 2 का पोटेंशियल v2 कितना होगा। तो v1 लिखते हैं, v1 होगा कितना, तो v1 आउटर सरफेस की वजह से जो होगा पोटेंशियल वो हो जाएगा KQ/2a, प्लस अंदर वाले चार्ज की वजह से तो जो अंदर चार्ज होगा, अंदर जो स्फेरिकल चार्ज स्फीयर है वो ऐसे बिहेव करेगा, वो चार्ज जैसे कि सेंटर पर कंसनट्रेट हो, और उससे डिस्टेंस कितनी होगी 2 है, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा K/2Q/2a। तो ये हो गया आपका 3/2 टाइम्स KQ/a, और ये आपको दिया है 5 वोल्ट, इक्वेशन 1। अब अंदर वाली सरफेस का जो पोटेंशियल होगा, तो अंदर वाले सरफेस के चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा K/2Q/a, प्लस आउटर सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो कि उसके सरफेस पे होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आउटर जो सरफेस पे चार्ज है, आउटर जो चार्ज सरफेस है, इसकी वजह से अंदर किसी पॉइंट का पोटेंशियल वही होता है जो कि उसकी सरफेस का होगा। तो सरफेस का कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा KQ/2। तो ये आपका हो जाएगा 5/2 टाइम्स KQ/a। ये कितना होगा, तो KQ/a की वैल्यू या KQ/a की वैल्यू जो आएगी वो आ रही है आपकी 10/3। तो KQ/a की जगह हम पुट कर देते हैं 10/3, तो 5/2 टाइम्स 10/3, तो 2 से कैंसिल हुआ ये 5 टाइम्स, तो ये आ गया आपका 25/3 वोल्ट, 25/3 वोल्ट। सी पार्ट, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 2 मीटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट। It is now placed inside another hollow spherical conductor of radius 6 meter. Calculate the potential of bigger sphere if the smaller sphere is made to touch the bigger sphere. आपको ढंग से समझना, पहले जो छोटा वाला स्फीयर है उस पर उसको कितना पोटेंशियल तक चार्ज किया गया, उसको 120 वोल्ट तक चार्ज किया गया। उसकी रेडियस कितनी है, तो रेडियस उसकी जो है वो है 2 मीटर। कितना चार्ज आ जाएगा, तो Q इक्वल टू होता है CV। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो कैपेसिटेंस जो होगा वो हो जाएगा 4πε0 × 2, और पोटेंशियल कितना है 120 वोल्ट। इतना इस पर चार्ज आएगा। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, इस स्फीयर को, छोटे वाले स्फीयर को एक बड़े स्फीयर के अंदर रख रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन, मान लिया ऐसे बड़े स्फीयर के अंदर रख रहे हैं, बड़े स्फीयर के अंदर रख के इस छोटे वाले को बड़े से इस तरह से कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो अंदर इस स्फीयर पे जो भी चार्ज होगा वो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ आ जाता है, आउटर स्फीयर पे आ जाएगा। तो ये जो पूरा Q चार्ज है ये पूरा कहाँ आ जाएगा, आउटर स्फीयर पे आ जाएगा। और ये जो बड़ा वाला स्फीयर है इसकी जो रेडियस दी है आपको, ये दी है 6 मीटर। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा इस बड़े वाले स्फीयर का, तो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है Q/C। चार्ज कितना आ गया, तो ये पूरा का पूरा चार्ज आउटर स्फीयर पे आ जाएगा। कितना है ये है 4πε0 × 2 × 120 अपॉन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस तो हम बड़े वाले स्फीयर का लगाएंगे क्योंकि बड़े वाले स्फीयर पे सारा चार्ज आ गया, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो वो हो जाएगा 4πε0 r कितना है 6 सेंटीमीटर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, तो 40। तो जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका जो पोटेंशियल हो गया वो कितना हो गया 40 वोल्ट। सो द आंसर इज डी पार्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स VA - VB आपसे पूछा गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया है, A और B के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो दिया है वो कांस्टेंट दिया है। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल होगा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो जाएगा -E डॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो E डॉट डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल से फाइनल, तो चाहो तो आप इसको ऐसे ले सकते हो R फाइनल -R इनिशियल। ये डिस्प्लेसमेंट हो, इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा -E डॉट, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो A और B में हम ऐसा करते हैं, A को मान लेते हैं फाइनल पॉइंट,
और बी को मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपसे वी ए माइनस वी बी पूछा गया, तो ये बना लेंगे हम फाइनल पॉइंट और ये बना लेंगे हम इनिशियल पॉइंट। तो ये हो गया फाइनल पॉइंट माइनस ये हो गया इनिशियल पॉइंट इक्वल टू माइनस ई कितना है, तो ई है आपका 2i माइनस 4j डॉट फाइनल पॉइंट ए है तो उसका पोजीशन वेक्टर 0i माइनस 0 प्लस 0j, उसमें से क्या माइनस करना है, इनिशियल पॉइंट आपका 3,4 है तो ये हो जाएगा माइनस 3i माइनस 4j। जब इनका डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये माइनस बाहर रखते हैं, तो 2 इंटू माइनस 3 तो ये हो गया -6 प्लस माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 4 इंटू 4 16, तो ये आपका आ गया -10 वोल्ट। सो द आंसर इज बी पार्ट। P and Q are two concentric metallic spheres. P is positively charged and Q is earth. P और Q दो कंसेंट्रिक मेटलिक स्फीयर्स हैं। P पे जो चार्ज दिया है वो पॉजिटिव चार्ज दिया है। कुछ इस तरह की सिचुएशन है, P पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है और Q को अर्थ किया हुआ है। अर्थ का मतलब ये हुआ कि Q का जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये चार्ज उस पर ज़ीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ज़रा इस केस में फाइंड करेंगे। तो मान लिया इस P की कुछ वैल्यूज़ मान लेते हैं। मान लिया P की रेडियस है A और Q की रेडियस है B। P की रेडियस है A, Q की रेडियस है B। P पे चार्ज जो है वो मान लिया Q1 है और Q पे जो चार्ज है वो मान लिया कह देते हैं Q2। हमें नहीं पता कितना चार्ज है। P का तो हमें पता है कि P पे जो चार्ज दिया वो पॉजिटिवली चार्ज है P पे। Q1 के बारे में इन्फॉर्मेशन है, Q1 पॉजिटिव है। Q2 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज़रा वो फाइंड करते हैं। Q1 Q2 चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा ताकि Q सरफेस का पोटेंशियल कितना हो जाए, ज़ीरो। ज़रा Q सरफेस का पोटेंशियल लिखते हैं, तो वो होगा K Q2/B प्लस ये जो Q1 चार्ज है ये स्फीयर के अंदर है, तो ये Q1 चार्ज ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि पॉइंट चार्ज हो और पॉइंट चार्ज अपने सेंटर पे कंसंट्रेट होगा, तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस ये भी B होगी, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा K Q1/B इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ से निकालोगे तो Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा -Q1। इसका मतलब अगर अंदर वाली सरफेस पे चार्ज Q1 है तो बाहर वाली सरफेस पे चार्ज क्या होगा, -Q1। क्लियर। इस तरह से बाहर वाली सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जो बाहर वाला रीजन है, बाहर वाला कोई भी रीजन, मान लीजिए पॉइंट है कोई भी पॉइंट A, इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट के लिए ये Q1 जो है और Q2 जो है इन दोनों के ये पॉइंट बाहर है, तो पॉइंट A के लिए Q1 जो है वो भी ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि पॉइंट चार्ज जो अपने सेंटर पर कंसंट्रेट हो, और पॉइंट A के लिए Q2 भी ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे कि पॉइंट चार्ज हो और अपने सेंटर पर कंसंट्रेट हो। तो नेट में सेंटर पर कितना चार्ज कंसंट्रेट हो जाएगा, तो ये Q1 प्लस Q2 और Q2 जो है वो -Q1 के बराबर है, तो नेट में चार्ज जो सेंटर पर कंसंट्रेट होगा पॉइंट A के लिए वो होगा 0। इसका मतलब इस रीजन के बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से रहेगी, अंदर एक स्फीयर, उसके बाहर एक स्फीयर और अर्थिंग करी हुई है, तो इसके इस वाली सरफेस पे चार्ज होगा Q1 और इसकी अंदर वाली सरफेस पे चार्ज होगा -Q1। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सिर्फ इस रीजन के बीच में होंगी, ऐसे इन दोनों स्फीयर के बाहर इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, जो भी होगा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक। और एक पे चार्ज पॉजिटिव है, दूसरे पे चार्ज नेगेटिव है। जरा चेक करते हैं कौन कौन से आंसर बनेंगे। चार्ज डेंसिटी ऑन Q इज सेम एज चार्ज डेंसिटी ऑन P, नहीं ऐसा नहीं है। Q की चार्ज डेंसिटी और P की चार्ज डेंसिटी सेम नहीं है, दो वजह से। पहली बात, Q पे चार्ज नेगेटिव है और P पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है लेकिन एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात, P का सरफेस एरिया कम है, P का जो सरफेस एरिया है वो कम है, तो P का सरफेस एरिया कम है, इसका मतलब P पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। Q का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम। तो एक तो साइन में अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी देखा जाए तो P पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, Q पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन P एंड Q इज़ यूनिफॉर्म, क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है, नहीं। इसमें फील्ड लाइंस के बीच का जो सेपरेशन है वो दूर जाने पर बढ़ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है ये, तो ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड P इज 0, ये बिल्कुल ठीक है। P के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और Q के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड P इज़ ज़ीरो, तो ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड Q इज़ ज़ीरो, ये भी बिल्कुल सही है। P के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और Q के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो है। तो C और D इसमें आंसर बनेंगे आपके। द आर्क AB with center C and a infinitely long wire having a linear charge density lambda are lying in the same plane। एक आर्क है AB और एक इन्फानाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इन्फानाइट लेंथ है लीनियर चार्ज डेंसिटी की, और लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो दी है लैम्डा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन टू मूव ए पॉइंट चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B। ए से B एक पॉइंट चार्ज को मूव कराना है Q नॉट को, तो एक पॉइंट चार्ज है Q नॉट और उसको आप इस लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में A से B की तरफ मूव करा रहे हो, वर्क डन पूछा है। ठीक, डिस्टेंसेज वगैरह आपको दी हुई हैं। तो वर्क डन बाई जो एक्सटर्नल एजेंट होता है वो आपका होता है जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो Q नॉट इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल VV माइनस VA। अब इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपको क्लियर है किस तरह से होती हैं, वो रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। रेडियली आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का भी फॉर्मूला पता होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिखने में जरूर ऐसा लग रहा है कि ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है। अगर आप टॉप व्यू देखोगे, जैसे मान लिया ये आपका लाइन चार्ज है, अगर आप ऊपर से देख रहे हो लाइन चार्ज है, ये है मान लिया, और इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। रेडियली आउटवर्ड, ये है इसका टॉप व्यू। क्लियर? ये जो सेंटर में पॉइंट दिख रहा है वो पॉइंट नहीं है, बेसिकली लाइन चार्ज है। ये पूरा लाइन चार्ज आप ऊपर से खड़े होकर देख रहे हो, यहाँ से ऊपर से देख रहे हो, तो इस तरह से देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता है, आर के साथ डिक्रीज करता है, और लाइन चार्ज से आर डिस्टेंस पे जो फील्ड होता है ई, क्या फॉर्मूला होता है इसका, ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन मुझे आपसे यहाँ ये पूछना है कि आप ए से बी जा रहे हो, कुछ वर्क करना पड़ेगा। मुझे ये पूछना है कि ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, क्या इनका पोटेंशियल सेम नहीं होगा? क्या किसी भी चार्ज को सी से बी या बी से सी मूव कराने में वर्क डन जीरो नहीं होगा? अगर आप किसी भी चार्ज को सी से बी मूव कराओगे तो डिस्प्लेसमेंट तो इस तरह से होगा सी से बी की तरफ, लेकिन उस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। वर्क डन अगर जीरो है तो वो तभी हो सकता है जब दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या हो, सेम। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल और सी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो इस बी पॉइंट की जगह आप इसको वी सी से रिप्लेस कर सकते हो। तो ये जो वर्क डन आएगा ये इसके बराबर भी होगा, क्यू नॉट वी सी माइनस वी ए। इसका मतलब अगर आप किसी चार्ज को ए से बी लेके जा रहे हो तो जो वर्क करना पड़ेगा एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा अगर आप किसी चार्ज को ए से कहाँ लेके आओगे, सी पे, क्योंकि सी का और बी का पोटेंशियल क्या है, सेम। और पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, सी का डेफिनेटली ज़्यादा होगा पोटेंशियल, वी सी माइनस वी ए जो होता है वो आपका होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग, ज़्यादा वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a प्लस ए यानी 3a, अपॉन कम वाली डिस्टेंस कितनी है तो वो है 2a। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लाइन चार्ज की वजह से। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो वर्क करना पड़ेगा क्यू नॉट टाइम्स वी सी माइनस वी ए। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया क्यू नॉट टाइम्स लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 3/2। इतना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को। A charge block is projected on a rough horizontal surface with speed v naught। v naught से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, एक चार्ज ब्लॉक है, उसका m मास है, q चार्ज है, e इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक रिमेन्स कांस्टेंट। v नॉट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, v नॉट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ना v नॉट बढ़ रहा है ना v नॉट घट रहा है। इसका मतलब उसका एसलेशन रिटार्डेशन दोनों ही क्या है, जीरो। इसका मतलब उस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, नीचे एम जी लगेगा, ऊपर नॉर्मल इलेक्शन लगेगा, आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्यू ई लगेगा,
और फ्रिक्शन कॉफिशिएंट ही पूछा गया आपसे, और पीछे की तरफ जब मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इंटू एन, एन किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर। इस पर नेट फोर्स जीरो होना है, इसका मतलब म्यू एम जी जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो क्यू इंटू ई के बराबर होगा। तो म्यू कितना आ गया, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा क्यू ई बाई एम जी। सो द आंसर विल बी ए पार्ट। There are four concentric shells A, B, C and D of radii A, 2A, 3 and 4A। आपके पास चार कंसनट्रिक सेम सेंटर है उन सबका, स्फेरिकल शेल्स हैं। नेमिंग इनकी A, B, C एंड D है। रेडियस जो दिए हैं, इसकी रेडियस A है, इसकी रेडियस 2A है, 2 टाइम्स A, इसकी रेडियस जो है वो 3A है, और इसकी रेडियस जो है वो आपको दी है 4A। फिर ये कह रहे हैं शेल्स B एंड D आर गिवन चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q रिस्पेक्टिवली। B पे चार्ज है प्लस Q और D पे चार्ज है माइनस Q। शेल C इज़ नाउ अर्थ, C को हमने अर्थिंग कर दिया, ठीक। C जो शेल है उसकी अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग का मतलब क्या हुआ, C का जो पोटेंशियल होगा, C शेल का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो। चार्ज का हमें नहीं पता, वैसे तो कुछ चार्ज नहीं रहता, लेकिन अर्थ कर दिया तो अर्थ जो होता है वो इन्फिनाइट सोर्स होता है चार्ज का, और इन्फिनाइट सिंक भी होता है चार्ज का। जितने चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी उतना वो अर्थ से ले लेगा, और ताकि सी का पोटेंशियल कितना हो जाए, जीरो। तो मान लिया उसने कितना चार्ज ले लिया, क्यू डैश। सी पे कितना चार्ज आ गया, क्यू डैश। और फिर आपसे पूछा है वी ए माइनस वी सी। तो सबसे पहले ये चार्ज फाइंड करते हैं कि सी पे चार्ज कितना होगा। तो सी पे चार्ज कुछ इस तरह से होगा ताकि सी का पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो। तो हम क्या करते हैं, सी का पोटेंशियल लिखते हैं और उसको क्या पुट करेंगे, जीरो, ठीक है। तो सी का पोटेंशियल आप देखो, ए पे तो कोई चार्ज नहीं है तो उसकी वजह से पोटेंशियल में कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, प्लस बी पे चार्ज क्यों है, वो सी के अंदर है। तो सी के जब अंदर है तो ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि चार्ज कहाँ कंसनट्रेट हो, सेंटर पे। तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो वो हो जाएगा के क्यू ओवर 3A। क्यू डैश की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो वो हो जाएगा के क्यू डैश ओवर 3A प्लस इस डी वाले चार्ज की वजह से कितना होगा, तो डी वाली जो शेल है उसके अंदर है वो पॉइंट, सी जो शेल है, सी का जो पॉइंट है ये वाला, ये डी के अंदर है। तो अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल वही होता है जो कि उसकी सरफेस पे होता है। तो कितना होगा, तो वो हो जाएगा माइनस के क्यू ओवर 4A इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये ए कॉमन लेके 0 में चला गया, ये के कॉमन लेके 0 में चला गया। तो क्यू डैश बाई 3, अगर हम पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू प्लस क्यू डैश माइनस 3Q बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्यू डैश जो आ जाएगा आपका क्यू माइनस 3Q बाई 4, 3Q बाई 4 माइनस क्यू, तो ये हो गया माइनस क्यू बाई 4। तो जो सी शेल है, थर्ड जो शेल है उस पर चार्ज आएगा माइनस क्यू बाई 4, क्लियर। और ये चार्ज इतना आना नेसेसरी इसलिए क्योंकि सी का पोटेंशियल क्या होना है, जीरो। जब सी पे इतना चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, तभी सी का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, क्लियर। अब पूछा गया आपसे वी ए माइनस वी सी, तो वी सी तो जीरो ही हो क्योंकि सी की तो अर्थिंग कर रखी है, यानी सिंपली आपसे वी ए पूछा गया तो वी ए निकाल लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ए का पोटेंशियल, तो ए सरफेस पे किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालोगे तो ये जो ए है सरफेस, ये तीनों सरफेस के अंदर है। तो तीनों की वजह से जो ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो वही होगा जो उनकी रिस्पेक्टिव सरफेसेस का पोटेंशियल होगा। यानी इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ढंग से समझना, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो वही होगा जो कि इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसकी सरफेस का होगा। फिर इस क्यू डैश चार्ज की वजह से ए पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो कि इसकी सरफेस पे होगा, और इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से ए पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो कि इसकी सरफेस पे होगा। तो क्या क्या आंसर बनेगा, के क्यू बाई 2A प्लस के क्यू डैश बाई 3A प्लस के ऑफ माइनस क्यू बाई 4A। अब आपको क्यू डैश की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और सारी चीज़ें सॉल्व कर लेनी है और आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर। थ्री चार्जेस प्लस का पता नहीं है, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल एज शोन इन फिगर।
एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसके 3 कॉर्नर्स पे प्लस क्यू और कैपिटल क्यू चार्ज रखे हैं। अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी और ये होगी आपकी a√2। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज ज़ीरो। इस सिस्टम की नेट टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। तो ये क्यू किसके बराबर होगा वो आपसे पूछा गया। तो जैसा वो कह रहे हैं वैसा कर देते हैं, इस पूरे सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, उसको ज़ीरो पुट कर देते हैं, वहाँ से कैपिटल क्यू आ जाएगा आपका। तो इसमें कितने पेयर बनने वाले, इसमें 3 पेयर बनने वाले हैं, एक कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ये, एक कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ये, और ये 2 स्मॉल क्यू वाले। तीनों पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं और ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए इस पेयर की। इस पेयर की कितनी होगी, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, प्लस इस पेयर की कितनी होगी, ये जो पेयर है ये, इसकी कितनी होगी, इसकी हो जाएगी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन a√2, और इन सब का सम कितना होना चाहिए, 0। तो ये के और के 0 में चला जाएगा, ए और ए 0 में चला जाएगा, ए क्यू और ए क्यू कॉमन लेके 0 में चला जाएगा। तो यहाँ बचेगा कैपिटल क्यू कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1/√2, और ये जो आपका स्मॉल क्यू बचेगा उसको उधर ले जाते हैं तो ये माइनस स्मॉल क्यू हो जाएगा। तो कैपिटल क्यू जो आएगा वो आएगा माइनस स्मॉल क्यू इंटू √2 अपॉन √2 + 1। क्लियर। तो ये तो कोई आंसर मैच कर नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं इसमें √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा आंसर -2q अपॉन 2 + √2। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। कई बार ऐसा होता है एकदम डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता, उसमें कुछ अरेंजमेंट करके आपको आंसर मैच कराना होता है। Two charges Q1 and Q2 are placed 30 cm apart. As shown in figure, the third charge Q3 is moved along the arc of a सर्किल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम C to D। दो चार्जेज हैं, एक Q1 है एक Q2 है, ये दोनों 30 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं, और एक चार्ज है Q3, उसको ऐसे सर्कल में मूव करा रहे हैं। इस सर्किल की रेडियस जो है वो 40 सेंटीमीटर है, और ये Q1 एज ए सेंटर मान के इस तरह से Q3 को मूव कराया जा रहा है C पॉइंट से D पॉइंट तक। तो B और D के बीच का सेपरेशन पूछा जाएगा तो वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर है, रेडियस इसकी 40 सेंटीमीटर है, तो ये होगा 10 सेंटीमीटर। तो जो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ये दिया है Q3 K अपॉन 4πε0। K कोई कांस्टेंट है, K कोई कांस्टेंट है, उसी K के बारे में आपसे पूछा गया। तो जब C से D तक मूव कराएंगे तो आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया, मतलब सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। जब हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो कितने पेयर बनेंगे, तो एक तो Q3 Q1 का पेयर बनेगा, एक Q1 Q2 का पेयर बनेगा, और एक Q2 और Q3 का पेयर बनेगा। 3 पेयर बनेंगे पोटेंशियल एनर्जी के इनिशियल में। जब हम फाइनल देखेंगे तो फाइनल में Q3 मूव करके यहाँ आ चुका होगा इस पॉइंट पर, ये यहाँ पे आ गया होगा Q3। तो फाइनल स्टेट में Q2 Q3 का पेयर बनेगा, Q1 Q2 का पेयर बनेगा, और Q1 और Q3 का पेयर बनेगा। लेकिन इसमें थोड़ा अगर आप गौर से देखो तो Q1 Q2 का ये जो पेयर है, इस पेयर के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में जो Q1 Q2 के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी वही फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में होगी। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो Q1 और Q3 के बीच का सेपरेशन भी नहीं बदल रहा है। Q1 Q3 के बीच में 40 सेंटीमीटर है, तो जब Q3 ऐसे सर्कुलर मोशन करता हुआ यहाँ आ रहा है तो हर इंस्टेंट पे Q1 Q3 के बीच में सेपरेशन 40 सेंटीमीटर ही है। तो ये जो Q1 और Q3 के बीच का सेपरेशन ये भी नहीं बदला है, यानी इस पेयर के करस्पॉन्डिंग भी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो एक्चुअल में जो चेंज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी वो इस पेयर के करस्पॉन्डिंग हो रही है, Q3 और Q2। शुरुआत में Q3 और Q2 के बीच का सेपरेशन कितना होगा, ये 40 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली ये 50 सेंटीमीटर होगा। और बाद में Q3 और Q2 के बीच में सेपरेशन कितना बचा है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वो सिर्फ किस पेयर के करस्पॉन्डिंग होगा, Q2 Q3। तो फाइनल होगी K Q2 Q3 अपॉन सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी Q3 और Q2 की, K Q2 Q3 अपॉन सेपरेशन कितना है 50 सेंटीमीटर, यानी 0.5। तो कितना आ गया, तो पॉइंट हटाएंगे, इसमें ऊपर 10 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ भी 10 होगा, 2 5 2 10, तो 10 - 2 8, खुद से सॉल्व करना है आपको। तो 8
के मतलब 1/4πε0 Q2 ये इंटू 1 है इंटू Q3, ये आ रही है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यही होगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो ये कह रहे हैं Q3/4πε0 इंटू के बराबर है, तो Q3/4πε0, ये जो K फिर आएगा K8 Q2 के बराबर हो जाएगा। सो द आंसर विल बी ए पार्ट। इफ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ ए बैंड वायर एज शोन इन फिगर इज लैम्डा, एक बैंड वायर है और इस तरह से है, वो चार्ज वायर है इस तरह से, और लीनियर चार्ज डेंसिटी उसकी दी है लैम्डा। ये इस तरह से बेंड हो गया यहाँ पे और सर्कुलर लूप में कन्वर्ट हुआ ये, इस तरह से, और ये बेंड वायर इस तरह से यहाँ बाहर आ गई। इस तरह की सिचुएशन है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दी है आपको, लैम्डा। अब कुछ चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। रेडियस आर है, पोटेंशियल एट द सेंटर, क्या इतना होगा पोटेंशियल एट द सेंटर? तो सेंटर का जो पोटेंशियल होगा VC, अगर हम उसको लिखें तो वो पोटेंशियल होगा एक तो इस रिंग की वजह से, चार्ज रिंग की वजह से, और इस चार्ज वायर की वजह से। तो इसमें होगा पोटेंशियल ड्यू टू रिंग प्लस पोटेंशियल ड्यू टू वायर, स्ट्रेट वायर। ठीक, रिंग का कितना होता है पोटेंशियल, तो वो होता है के क्यू बाई आर। तो के कितना होगा 1/4πε0। क्यू चार्ज कितना होगा, तो चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू 2πr के क्यू/r, और ये नीचे आर से आर कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू वायर। तो ये जो आ रहा है वो आ रहा है आपका λ/2ε0 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू वायर। तो सेंटर का जो पोटेंशियल आ रहा है, वो रिंग की वजह से तो इतना है λ/2ε0, और कुछ ना कुछ वायर की वजह से भी होगा। तो टोटल जो पोटेंशियल होगा वो इस λ/2πε0 से ज़्यादा ही होगा। लेकिन ये कह रहे हैं सेंटर का पोटेंशियल λ/2ε0 है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड में कह रहे हैं कि सेंटर, इस लूप के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या वो इतना होगा? तो लूप के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें दो पार्ट्स होंगे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रिंग की वजह से, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वायर की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पर हम वेक्टर लगा देंगे, वेक्टर एडिशन होगा सिंपल ये। अब लूप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो चार्ज लूप की वजह से सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 0, तो ये वाला पार्ट तो हो गया 0। प्लस वायर की वजह से कितना होता है, तो वो हमको फॉर्मूला पता है λ/2πε0r। वायर से सेंटर की डिस्टेंस जो है वो क्या है, r, तो λ/2πε0r। तो ये होगा सेंटर पे फील्ड। तो ये आंसर आपका एकदम करेक्ट है, बी पार्ट। सी पार्ट में अब जब बी सही हो गया आपका, तो सी तो गलत ही हो जाएगा, और नन ऑफ दीज होगा नहीं, तो आंसर क्या बनेगा इसका, बी पार्ट। A solid conducting sphere having a charge q is surrounded by an uncharged concentric conducting hollow spherical shell। इस तरह की सिचुएशन है, एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड है पूरा, इसकी आउटर सरफेस पे जो भी चार्ज होगा आउटर सरफेस पे आ गया होगा। कंडक्टिंग है तो अंदर चार्ज नहीं रुकता है, जो भी चार्ज होता है वो आउटर सरफेस पे आ जाता है। कितना चार्ज है, q, ठीक, और वो किससे सराउंडेड है, एक कंसंट्रिक अनचार्ज्ड स्फेरिकल शेल है, इससे ये सराउंडेड है। Let the potential difference between the surface of the solid sphere and that of outer surface of a hollow shell be V। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको V दिया है। अब कह रहे हैं इफ द शेल इज नाउ गिवन ए चार्ज ऑफ -3q, शेल को हमने कुछ चार्ज दे दिया -3q। तो अब कह रहे हैं द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेम टू सर्फेसेस, इन दोनों सर्फेसेस के बीच में नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो ये हमने थ्योरी में पढ़ा था कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो स्फेरिकल शेल्स के बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सिर्फ अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड करता है। एक्सप्रेशन जो आया था जब हम स्फेरिकल कैपेसिटर, ये मान लिया रेडियस b है, ये मान लिया रेडियस a है, जब हम स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे थे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था V1 माइनस V2 वो आपका आया था KQ अप इंटू 1 माइनस A माइनस
सॉरी 1/a माइनस 1/v ये आया था। और ये जो क्यू चार्ज था ये कौन सा चार्ज आया था, सिर्फ अंदर वाली स्फेरिकल शेल पे जो चार्ज था वही आया था। यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनर चार्ज पे डिपेंड करता है। तो आउटर शेल पे आप कुछ भी चार्ज देते रहो, कुछ भी, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये वेरी नहीं करेगा, ये क्या रहेगा v, एज लॉन्ग एज अंदर का चार्ज क्या है, सेम। तो आंसर बनेगा इसका ए पार्ट। 3 आइडेंटिकल मेटलिक अनचार्ज स्फीयर ए बी सी ऑफ रेडियस स्मॉल ए आर केप्ट एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड डी। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड जो है वो उनकी रेडियस से काफ़ी बड़ी है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ऐसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके कॉर्नर्स पे 3 छोटे छोटे स्फीयर्स रखे हुए हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन है। इन सभी स्फीयर्स की रेडियस दी है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, और इनके बीच का सेपरेशन दिया है स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी, और डी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इसे। ये 3 स्फीयर्स हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। अब क्या कह रहे हैं, ए फोर्थ स्फीयर जिसकी रेडियस ए है विच हैज़ ए चार्ज कैपिटल क्यू टचेज ए एंड देन रिमूव टू ए पोजिशन फार अवे। एक और स्फीयर आता है जिस पे चार्ज कैपिटल क्यू है, उसको ए के साथ छुलाया जाता है, ए के साथ कांटेक्ट में आता है, टच करता है वो ए को। तो दोनों का रेडियस अगर सेम है इसका मतलब दोनों का कैपेसिटेंस सेम हुआ, और कैपेसिटेंस सेम हुआ तो टोटल चार्ज का आधा आधा चार्ज दोनों बांट लेंगे। ए पे तो कोई चार्ज था नहीं, जो चौथा स्फीयर था उस पर चार्ज था कैपिटल क्यू। तो ए पे अब कितना चार्ज आएगा, तो ए पे चार्ज आएगा कैपिटल क्यू बाई 2। ये चार्ज हो जाएगा और ए पे कितना चार्ज आएगा, कैपिटल क्यू बाई 2, आधा आधा चार्ज हो जाएगा। फिर उस चौथे स्फीयर को हमने काफ़ी दूर हटा दिया, अब उसका कोई इफेक्ट नहीं है सिस्टम पे। अगले स्टेप में क्या किया, बी इज अर्थ, बी को अर्थ कर दिया। तो जैसे आप बी को अर्थ करोगे तो बी की सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। चार्ज 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हमको पता नहीं, तो हमने मान लिया बी पे चार्ज आ गया क्यू बी। और ये चार्ज कुछ इस तरह से आएगा ताकि बी की सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या करते हैं, अब बी की सरफेस का पोटेंशियल निकालते हैं और उसको क्या पुट करेंगे, 0। तो क्या होगा, इस क्यू बी चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, तो वो हो जाएगा के क्यू बी ओवर ए। और इस ए की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो वो हो जाएगा के क्यू बाई 2 ओवर, अब ये स्फीयर तो बाहर है तो ये तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, डी ओवर डी। वैसे तो टेक्निकली आपको डी माइनस ए लिखना चाहिए, डी माइनस ए लिखना चाहिए, लेकिन ए काफ़ी छोटा है डी के कंपेरेटिवली, तो के क्यू बाई 2 ओवर डी हो जाएगा। और सी पे तो अभी कोई चार्ज आया नहीं है, तो सी की वजह से पोटेंशियल 0 होगा। तो ओवरऑल ये आपको क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि बी को हमने क्या किया हुआ है, अर्थ। तो यहाँ से आप क्यू बी फाइंड कर लोगे। तो बी पे जो चार्ज आ रहा है वो निगेटिव चार्ज आ रहा है, कितना आ रहा है, क्यू ए अपॉन 2d। क्लियर। उसके बाद क्या कर रहे हैं, देन द अर्थ कनेक्शन इज रिमूव। इतना चार्ज आ गया, अब हमने ये अर्थ का कनेक्शन रिमूव कर दिया, अब क्यू बी चार्ज फिक्स हो गया, अब वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, कनेक्शन ही काट दिया हमने। सी इज देन अर्थ, अब हमने सी को अर्थ कर दिया। तो सी को अर्थ करोगे तो सी पे भी कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा, क्यू सी, और कुछ इस तरह से आएगा ताकि सी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो अब हम सी का पोटेंशियल 0 करने जा रहे हैं। सी का पोटेंशियल निकालेंगे, उसको 0 पुट करेंगे। तो सी का चार्ज क्यू सी की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो वो हो जाएगा के क्यू सी ओवर ए। क्यू वी की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो प्लस के क्यू बी ओवर बी से, क्यू बी से कितनी डिस्टेंस है, डी, प्लस ए की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, तो ए पे चार्ज था क्यू बाई 2, तो उसकी वजह से होगा के क्यू बाई 2 ओवर डी। और ये सब किसके बराबर पुट करना है हमें, 0 के बराबर। क्यू बी की वैल्यू पुट करनी है, ये के कॉमन लेके 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से आप क्या फाइंड करोगे, क्यू सी। ठीक है, तो ये आपको खुद से कर लेना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ए रिंग ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज। एक रिंग है, उसका कुछ रेडियस दिया है आर, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है ये।
और उसकी चार्ज डेंसिटी दी है लैम्डा, रेडियस दी है आर। फिर कह रहे हैं एन इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग। रिंग के सर्कमफ्रेंस पे किसी पॉइंट पे एक स्फीयर का सेंटर है और स्फीयर का भी रेडियस आर है और वो ड्रॉ किया गया, यानी कुछ इस तरह से होगा। कुछ इस तरह से होगा। ये एक इमेजिनरी स्फीयर है, इस तरह से एक इमेजिनरी स्फीयर है, इसको ड्रॉ किया गया। इस इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर है वो रिंग के सर्कमफ्रेंस पे है। इसका सेंटर जो है वो रिंग के सर्कमफ्रेंस पे, और इस इमेजिनरी स्फीयर की भी रेडियस आर ही दी है। इसका मतलब इस रिंग का जो सेंटर होगा वो इमेजिनरी स्फीयर के सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा, क्योंकि दोनों की रेडियस आर है तो दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होगी, आर। अगर इसका रेडियस आर है और इसका सेंटर रिंग के सर्कमफ्रेंस पे है तो रिंग का भी रेडियस आर है, तो रिंग का सेंटर स्फीयर के सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा। तो इस स्फीयर में से टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा वो आपसे पूछा गया। जो नेट फ्लक्स पास करता है वो होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें देखना है इस रिंग के टोटल चार्ज का कितना हिस्सा, ये जो है ये कितना हिस्सा जो है वो स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी। ये डिस्टेंस अगर आर है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस भी आर होगी, क्योंकि ये रिंग के सेंटर से रिंग के सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, और ये डिस्टेंस भी आर होगी, क्योंकि ये स्फीयर के सेंटर से स्फीयर के सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस है। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल बना वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना, इसका मतलब ये एंगल हुआ 60 डिग्री। इसी तरह से जब आप इधर कनेक्ट करोगे इस पॉइंट को तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसका मतलब ये टोटल कितना एंगल हुआ, टोटल 120। रिंग जो होती है टोटल 360 डिग्री की होती है, और उस 360 डिग्री में से 120 डिग्री का जो हिस्सा है वो स्फीयर के अंदर है, यानी टोटल चार्ज का 1/3 चार्ज जो है वो स्फीयर के अंदर है। क्लियर। टोटल चार्ज कितना होता है, तो वो होता है 2πr इंटू लैम्डा, और इसका जो 1/3 चार्ज है वो किसके अंदर है, स्फीयर के अंदर। तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा नेट फ्लक्स। इसमें कौन सा आंसर मिलेगा, कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, सो द आंसर विल बी डी पार्ट। A ring of radius r is placed at a distance r from a point charge q as shown in figure। एक रिंग है, इसकी रेडियस भी r है, और रिंग का सेंटर चार्ज q से कितनी डिस्टेंस पे, वो भी r डिस्टेंस पे। जिससे पूछ रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिंग, इस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस रिंग में से पास करेगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही होंगी, टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा इस रिंग में से वो आपसे पूछा गया। तो कहीं अगर इस तरह की सिचुएशन होती है, जैसे कि यहाँ पे ये सिचुएशन है, जैसे मान लिया कुछ इस तरह की सिचुएशन थी, जैसे मान लिया रिंग ही है और इस रिंग में से कुछ फ्लक्स पास कर रहा है, कितना फ्लक्स पास करेगा, तो हम क्या करते हैं, हम इस चार्ज से उस रिंग की सर्कमफ्रेंस को कनेक्ट करते हैं इस तरह से, और फिर ये देखते हैं वो एंगल कितना बनेगा। तो ये रेडियस भी आर है, ये रेडियस भी आर है, और सेंटर से चार्ज की डिस्टेंस भी आर है, तो ये जो एंगल बनेगा आपका ये बनेगा 45 डिग्री। अगर ये एंगल थीटा होता है तो जो फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, कितना फ्लक्स पास करेगा, तो वो फॉर्मूला आपका आता है क्यू, जो भी चार्ज है सेंटर पे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, एंगल कितना है, ये 45 डिग्री, आधा एंगल होता है ये, ठीक है। थीटा ये कौन सा एंगल होता है आपका, आधा एंगल होता है। तो कितना फ्लक्स पास करेगा, तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 45, तो ये हो गया 1 कॉस 45 होता है 1/√2। तो आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा क्यू टाइम्स √2 - 1 अपॉन 2√2 फाई नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये फाई आ जाएगा आपको। इसमें से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, तो आंसर क्या बनेगा, डी पार्ट। A point charge small q is placed at a distance r from the center O of an uncharged spherical shell of inner radius r and outer radius 2r। एक पॉइंट चार्ज है स्मॉल q
और इसको सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे रखा गया, और ये एक शेल है, कंडक्टिंग मेटल की शेल है ये अनचार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसकी इनर रेडियस आर है, आउटर रेडियस कितनी दी है, 2r दी है। अभी पूछ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ शेल, इस शेल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो इस कंडक्टर, ये जो कंडक्टिंग शेल है, इस पर तो कोई चार्ज है नहीं, तो इसकी वजह से तो कोई पोटेंशियल होगा नहीं ओवरऑल। इस क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा, तो इससे आर डिस्टेंस पे, तो इसकी वजह से हो जाएगा के क्यू बाई आर। लेकिन एक चीज़ आप जरा आप ढंग से समझो, इस क्यू चार्ज की वजह से क्या अंदर एक माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, और यहाँ माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा तो आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, तो इनकी वजह से तो पोटेंशियल होगा। तो जरा वो भी तो कैलकुलेट करेंगे हम, तो टोटल पोटेंशियल जो ओ पे आएगा, तो ये तो हो गया उस पॉइंट चार्ज की वजह से। अंदर जो निगेटिव है माइनस क्यू चार्ज, ये सेंटर से कितना दूर है, कैपिटल आर डिस्टेंस, तो उसकी वजह से होगा माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर। और जो प्लस कैपिटल क्यू जो आएगा वो आउटर सरफेस पे आएगा, वो कितना दूर है, वो 2r डिस्टेंस दूर है, तो उसकी वजह से होगा प्लस के टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाई 2r। तो ये बनेगा नेट पोटेंशियल एट सेंटर ओ, कितना आने वाला है, तो ये के क्यू बाई स्मॉल आर, इन दोनों को सेटल करोगे तो आ जाएगा माइनस के क्यू बाई 2r। कितना आंसर बन गया आपका बन गया आंसर ए पार्ट। A hollow sphere of radius small r is put inside another hollow sphere of radius capital R। ये दो hollow sphere हैं, एक रेडियस स्मॉल आर का hollow sphere है और एक ये कैपिटल आर का hollow sphere है। The charges on 2r plus q and minus q as shown in figure। इस बड़े वाले स्फीयर पे चार्ज है प्लस क्यू, अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज है माइनस क्यू। A point P is located at a distance x from the common center such that x is greater than small r and less than कैपिटल आर। एक्स जो पॉइंट है वो अंदर वाले स्फीयर के बाहर है और बाहर वाले स्फीयर के अंदर है, कहीं बीच में लाई कर रहा है। तो उस पॉइंट का पोटेंशियल आपसे पूछा गया। दोनों स्फीयर पे चार्ज कितने दिए हैं, तो आउटर स्फीयर पे चार्ज दे रखा है प्लस क्यू और अंदर वाले पे दे रखा है माइनस क्यू, और इस पॉइंट पी का पोटेंशियल आपसे पूछा गया। तो जो अंदर वाला स्फीयर का चार्ज है वो तो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि सेंटर पर कंसनट्रेट हो, यानी सेंटर पे ये माइनस क्यू चार्ज कंसनट्रेट होगा, ऐसे बिहेव करेगा। तो उसकी वजह से पी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो हो जाएगा माइनस के क्यू बाई एक्स। क्लियर। और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे पोटेंशियल वही होगा जो कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से उसकी सरफेस पे होगा, और वो कितना होगा, तो प्लस के क्यू ओवर कैपिटल आर। तो इसमें से के आप चाहो तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका कैपिटल क्यू बाई आर माइनस स्मॉल क्यू बाई एक्स। सो द आंसर विल बी कैपिटल क्यू बाई आर माइनस स्मॉल क्यू बाई एक्स, सी पार्ट। The curve represents the distribution of potential along the straight line joining the two charges q1 and q2 separated by a distance r। दो चार्ज हैं, एक q1 है और एक q2 है। ये q2 चार्ज है, ये q1 चार्ज है, और इनके बीच का जो सेपरेशन ये r दिया है। और ये जो कर्व्स दिख रहे हैं ये सारे पोटेंशियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग रीजन में। इस रीजन में पोटेंशियल ऐसे वेरी कर रहा होगा, इस रीजन में ऐसे वेरी कर रहा होगा, और इस रीजन में ऐसे वेरी कर रहा होगा। तो क्या क्या चीज़ें हम यहाँ से निकाल सकते हैं वो आपको समझना है। Q1 चार्ज के आसपास का रीजन में पोटेंशियल पॉजिटिव है, और Q2 चार्ज के आसपास के रीजन में पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव। तो ये बात साफ हो गई कि Q1 जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज है, और Q2 आपका नेगेटिव चार्ज है। क्लियर। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। ठीक। अच्छा, मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होता, लेकिन पोटेंशियल जो है वो Q2 के करीब पॉइंट का जीरो है। इसका मतलब Q1 का इफेक्ट ज़्यादा होगा, ज़्यादा दूर तक है Q1 का इफेक्ट। Q1 का पॉजिटिव पोटेंशियल Q2 के नेगेटिव पोटेंशियल को काफ़ी दूर तक काउंटर कर रहा है। इसका मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, Q2 का मैग्नीट्यूड कम होगा। ठीक। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। मान लिया वो पॉइंट यहाँ से R1 डिस्टेंस पे है और Q2 से कितनी डिस्टेंस पे, R2, और उस पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना है, ज़ीरो। पॉइंट ए का पोटेंशियल होगा कितना, तो वो होगा प्लस के Q1 बाई R1 माइनस के
Q2/R2। Q2 हमको पता लग गया कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से समझ में आ रहा है Q1/R1 इक्वल टू क्या आ रहा है, Q2/R2। यानी चार्ज और डिस्टेंस का रेशियो जो है वो बराबर आ रहा है। तो जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा है उसका चार्ज भी बड़ा होगा। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज़्यादा है। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है, Q1 इज़ पॉजिटिव इन नेचर, Q2 इज़ नेगेटिव इन नेचर। Q2 नेगेटिव है, Q1 पॉजिटिव है, तो ये सिर्फ कह रहे हैं Q1 पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ए एंड बी आर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स वो होंगे जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स वहाँ जीरो होगा जहाँ फील्ड जीरो होगा। और फील्ड कैसे जीरो निकालेंगे, अगर पोटेंशियल का फंक्शन दिया हो तो पोटेंशियल की स्लोप फील्ड देती है, पोटेंशियल की स्लोप का निगेटिव फील्ड देता है, dv/dx। एक्स एक्सिस में वन डायमेंशनल क्वेश्चन है ये। तो माइनस dv/dx ये होता है फील्ड। और फील्ड जीरो होने के लिए स्लोप जीरो होनी चाहिए। तो आप गौर से देखो, इस पूरे ग्राफ में स्लोप एक ही पॉइंट पे जीरो है, वो पॉइंट है सी। यहाँ पे स्लोप जीरो है, इसका मतलब एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो क्या है, सी। ए और बी नहीं है, ए और बी में पोटेंशियल जीरो है, फील्ड जीरो नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन तो नहीं बनेगा। अब फोर्थ ऑप्शन, सी इज ए पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सी जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन वो अनस्टेबल है कि अनस्टेबल, वो आपको जरा ढंग से समझना है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर आप देखोगे सी पॉइंट को, पॉजिटिव चार्ज के लिए तो ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे पता लगा वो आपको ढंग से समझना है। देखो, सी के आगे वाले रीजन में स्लोप जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्लोप का नेगेटिव होता है, यानी जब स्लोप पॉजिटिव होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा, जब स्लोप नेगेटिव होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा। तो समझो जरा, इस रीजन में स्लोप कैसी है, नेगेटिव, तो यहाँ फील्ड पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। वेक्टर के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं। अब जरा बी सी से इधर वाले रीजन में देखो, तो यहाँ स्लोप पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा, यानी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक। अब अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा और थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इधर डिस्प्लेस किया तो पॉजिटिव इधर भाग जाएगा, और इधर डिस्प्लेस किया तो पॉजिटिव इधर भाग जाएगा, यानी पॉजिटिव के लिए तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर वहाँ पे अगर आपने नेगेटिव चार्ज रखा तो क्या होगा, तो मैं अलग से बनाता हूँ। मान लिया ये नेगेटिव चार्ज रखा आपने, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो आपने नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ रखा और नेगेटिव चार्ज को अगर आप इधर डिस्प्लेस करोगे, नेगेटिव चार्ज को इधर डिस्प्लेस करोगे, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इधर फोर्स लगेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज को इधर डिस्प्लेस किया तो फोर्स इधर लगेगा। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज के लिए पोजीशन कैसी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो ये अनस्टेबल जो लिखा है वो गड़बड़ हो जाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सिर्फ किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव के लिए वो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसमें आंसर बनेगा सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड। सो द आंसर विल बी ए पार्ट। A charge capital Q is uniformly distributed over a thin ring of a radius capital R। एक चार्ज है कैपिटल Q और एक थिन रिंग है उसके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से। इसकी रेडियस कितनी है, R। The velocity of an electron at the moment when it passes through the center O of ring if the electron was initially at far away from the axis of ring। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और इसके एक्सिस पे काफ़ी दूर है, कहीं दूर से आया इलेक्ट्रॉन, और ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगी। तो जब ये इसके सेंटर से पास कर रहा होगा तो उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, वो वेलोसिटी आपसे पूछी गई। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -e। मास इलेक्ट्रॉन का मान लिया m है, ठीक है। जब ये इसके पास आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, और वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसमें चलेगा एनर्जी कंजर्वेशन, ऑटोमेटिक वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो होगी 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0, क्योंकि वहाँ से कैसे रिलीज़ किया गया है, ऑलमोस्ट रेस्ट से रिलीज़ किया गया होगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं,
पोटेंशियल में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेंटर का पोटेंशियल कितना होता है KQ/R, और उसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज -e से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वो सिंपली हो जाएगी 12mv²। क्लियर। तो हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, v, तो v जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा √2kQE/mR। So answer will be A part. Three identical charges are placed at corners of an equilateral triangle of side L. इस तरह की सिचुएशन है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ बना लेते हैं, और उसकी साइड दी है L, और इसके 3 कॉर्नर्स पे 3 आइडेंटिकल चार्ज रखे हुए हैं। एक इस कॉर्नर पे रखा हुआ है, एक इस कॉर्नर पे रखा हुआ है, एक इस कॉर्नर पे रखा हुआ है, तीनों आइडेंटिकल चार्ज हैं। कुछ मान लेते हैं, कैपिटल Q, कैपिटल Q, कैपिटल Q, ठीक। और इस स्टेट में किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो F है, यानी F आपको दिया है कितना, तो वो हो जाएगा KQ1 Q2 KQ²/L। क्वेश्चन 1। अब कह रहे हैं द वर्क रिक्वायर्ड टू डबल द डायमेंशन ऑफ ट्राइंगल। ये लेंथ L से 2L करनी है, तो कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा। तो जो भी वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वो सिंपली इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा, क्योंकि जब इनको आप सेपरेट करोगे तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गया, इंक्रीज होगी, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम हमेशा क्या लिखेंगे, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू A solid conducting sphere of radius A having a charge small q is surrounded by a concentric conducting spherical shell of inner radius 2a and outer radius 3a। एक सॉलिड स्फीयर है ये, ठीक, और इस पे चार्ज कितना दिया, तो इस पे चार्ज दिया है q। इस तरह से ये चार्ज होगा, ये इस पे चार्ज है q, और ये किससे सराउंडेड है, q चार्ज है इस पे स्मॉल q। ए स्फेरिकल शेल है जिसकी इनर रेडियस 2 है, आउटर रेडियस 3 है, इससे सराउंडेड है। तो अब एक चीज़ बताओ, इस ये यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके अंदर वाली सरफेस पे कैसा चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, माइनस क्यू। इस तरह से माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ होगा। अगर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा तो इसके आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, ठीक। माइनस क्यू, तो यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस क्यू। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अंदर की तरफ होगा, प्लस से माइनस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, यानी एक तो एनर्जी ये स्टोर्ड होगी यहाँ पे, और एक एनर्जी ये स्टोर्ड होगी, क्योंकि यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो एक तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में एनर्जी स्टोर्ड होगी। इस तरह की सिचुएशन होगी। अभी कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करोगे यहाँ पे, अब कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो जैसे ही क्लोज करोगे तो ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू है ये तुरंत एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, यानी टोटल चार्ज जो बचेगा वो सिर्फ बाहर वाला जो प्लस क्यू है वो सिर्फ वही चार्ज बचेगा।
अंदर वाली शेल सरफेस पे कोई चार्ज नहीं बचेगा, अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन बाहर वाला जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेट में जितनी एनर्जी स्टोर होगी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई होगी, हीट में। तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे हम, या तो हाफ सी वी स्क्वायर लगा दो या क्यू स्क्वायर बाई टू सी। क्यू स्क्वायर बाई टू सी ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्योंकि चार्ज उस पर क्यू था, क्यू स्क्वायर बाई टू। और कैपेसिटेंस आपको पता होता है क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए अपॉन ए बी, यही होता है फॉर्मूला उसका। स्फेरिकल शेल जैसे रीजन में अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड है तो वहाँ का कैपेसिटेंस कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए अपॉन ए बी। तो ये कितना आने वाला है, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर, ये तो पूरा के बनने वाला है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के क्यू स्क्वायर बाई 2 टाइम्स बी माइनस ए, यानी 2a माइनस ए, तो ये बचेगा ए अपॉन ए बी, 2a इंटू ए, एक ए से कैंसिल आउट हो गया, एक 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया के क्यू स्क्वायर, सॉरी ये मैंने उल्टा लगा दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए होता है। दोबारा से करेंगे, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप पहले से ही समझ गए होंगे क्या क्या गड़बड़ी है यहाँ पे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, बी होती है आउटर रेडियस, तो आउटर रेडियस थी 2a, और ए होती है इनर रेडियस, तो वो थी ए। हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, ये जो रीजन है इस रीजन की बात कर रहे हैं। क्या आंसर बन गया आपका, क्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2ab की जगह एक ए है, बी जो है वो 2a है, अपॉन बी माइनस ए ऊपर आ जाएगा, 2a माइनस ए तो बचेगा ए, तो ए से कैंसिल आउट हो गया। क्या आंसर आया आपका, के क्यू स्क्वायर बाई 4a। सो द आंसर विल बी सी पार्ट। फिगर शोज टू कंडक्टिंग थिन कंसेंट्रिक शेल्स ऑफ रेडियस r एंड 3r। दो शेल हैं, एक शेल r है और दूसरी शेल का रेडियस 3r है। द आउटर शेल कैरीज ए चार्ज स्मॉल q, इस पर चार्ज है स्मॉल q, स्मॉल q चार्ज है इस पर। द इनर शेल इज न्यूट्रल, अंदर वाली शेल जो है वो न्यूट्रल है। ठीक, कह रहे हैं फाइंड द चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम इनर शेल टू द अर्थ आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज्ड। जैसे स्विच एस को क्लोज करोगे आप, उसकी अर्थिंग करोगे, तो इनर शेल से अर्थ पे कितना चार्ज चला जाएगा, कितना चार्ज यहाँ फ्लो कर जाएगा, वो आपसे पूछा गया। तो हमको पता नहीं है कि इनर शेल पे कितना चार्ज आ गया। मैंने मान लिया इस पर चार्ज आ गया क्यू डैश, या मैंने मान लिया क्यू डैश फ्लो कर गया, तो इस पर चार्ज कितना बचा होगा, माइनस क्यू डैश, क्योंकि पहले ये इनर शेल न्यूट्रल थी। अगर इसमें इससे अर्थ में अगर क्यू डैश चार्ज चला गया तो इस पर कितना चार्ज बचेगा, माइनस क्यू डैश। और वो कुछ इस तरह से होगा, अर्थिंग का मतलब ये होता है कि उसका पोटेंशियल ज़ीरो, जिस चीज़ को हम अर्थ कर देते हैं उस पर चार्ज कुछ भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका पोटेंशियल पक्का क्या होता है, ज़ीरो। तो इस इनर सरफेस के किसी पॉइंट का पोटेंशियल आप निकालोगे और वो क्या पुट करेंगे हम, ज़ीरो, वहाँ से क्यू डैश की वैल्यू आएगी। तो इस पॉइंट को पी कह देते हैं मान लिया, और हम पी पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे और उसको क्या पुट करेंगे, ज़ीरो। कितना होगा पोटेंशियल, तो इनर सरफेस की वजह से होगा माइनस के क्यू डैश ओवर आर, निगेटिव चार्ज है, ठीक, तो निगेटिव पोटेंशियल। और बाहर वाली सरफेस की वजह से अंदर जो पोटेंशियल होता है वो वही होता है जो बाहर वाले सरफेस चार्ज की वजह से सरफेस पे होता है। इस पॉइंट पे जो होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा के क्यू बाई डिस्टेंस रेडियस 3r। इसको हम ज़ीरो पुट करेंगे तो क्यू डैश जो यहाँ से आ रहा है, क्यू डैश जो आ रहा है आपका, आर से आर कॉमन लेके जीरो में चला गया, के से के कॉमन लेके जीरो में चला गया, तो क्यू डैश जो आएगा वो कितना आ रहा है, क्यू बाई 3। यानी अर्थ के अंदर कितना चार्ज चला जाएगा, क्यू बाई 3, तो इस पर बचेगा कितना, माइनस क्यू बाई 3। तो हमसे यही पूछ रहे हैं कि कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा फ्रॉम इनर शेल टू अर्थ, अर्थ में कितना चला जाएगा, तो वो चला गया क्यू बाई 3, ए पार्ट। A parallel plate capacitor with air as medium between the plates has a capacitance of 10 माइक्रोफैरड। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जैसे कि ये बनाया हुआ है, इस तरह की सिचुएशन है, और जब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एयर होती है
इस तरह की, तो इसका कैपेसिटेंस दिया 10 माइक्रोफैरड। कैपेसिटेंस कितना दिया इसका? 10 माइक्रोफैरड। 10 माइक्रोफैरड वो होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए इन प्लेट्स का एरिया होगा और डी इन प्लेट्स के बीच का सेपरेशन होगा। ठीक, अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं द एरिया ऑफ द कैपेसिटर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड फिल्ड विद टू मीडियम एज शोन इन फिगर हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 एंड 4। अब इसको हमने दो हिस्सों में बांट लिया अलग अलग। एक रीजन में हमने अलग डाइलेक्ट्रिक भरा है और दूसरे रीजन में हमने अलग डाइलेक्ट्रिक भरा है। आधी आधी प्लेट कर ली है, यानी अब इनका एरिया a/2 होगा। तो इसमें भरा है हमने 2 का और इसमें भरा है हमने 4 का डाइलेक्ट्रिक। तो अब इसका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा? तो पहले आप ये बताओ, जब ये दो कैपेसिटेंस अलग अलग बन गए हैं, एक 2 फिल करके एक 4 फिल करके, ये आपस में कनेक्टेड किस में? सीरीज़ में कि पैरेलल में? तो ये प्लेट इससे कनेक्टेड है, एक ही प्लेट है बेसिकली ये, और ये भी एक ही प्लेट है, तो ये इससे कनेक्टेड है, तो ये है आपस में पैरेलल में। तो हम इसका निकालेंगे, दोनों को उठा के जोड़ देंगे, नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा। उसका कितना होगा? तो ये हो जाएगा a/2 एप्सिलॉन नॉट, के कितना है 2 ओवर डी। इसका कितना होगा? तो ये हो जाएगा a/2 एप्सिलॉन नॉट, के कितना है 4 ओवर डी। और ये दोनों किस में जुड़ेंगे? पैरेलल में। कितना आ गया आपका? ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स। तो ये a एप्सिलॉन नॉट, ये 2a एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन गया 3a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब ये a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये वैल्यू कितनी दी हुई थी आपको? तो ये वैल्यू दी थी आपको 10 माइक्रोफैरड। तो 3a एप्सिलॉन नॉट बाई डी कितना बन जाएगा? 30 माइक्रोफैरड। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। 4 कंडेंसर्स आर जॉइंड एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। 4 कैपेसिटर्स हैं, उनको इस तरह से कनेक्ट किया गया है। चारों की कैपेसिटी 8 माइक्रोफैरड है। तो इस सिस्टम की ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछी गई आपसे। तो पहले इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो जरा ढंग से समझो, इन प्लेट्स की मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ। ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो जरा देखते हैं ए टर्मिनल से कितनी कनेक्टेड हैं प्लेट्स। तो ए से एक तो है 1, फर्स्ट प्लेट कनेक्ट है, तो ये रही 1। और ये इस तरह से ऊपर होती हुई ए से जो है वो आपकी 4 भी कनेक्टेड है और 5 भी कनेक्टेड है। तो ए से ये 4 भी प्लेट कनेक्ट है और इस तरह से ये 5 प्लेट भी कनेक्ट है। और अगर थोड़ा इधर से आते देखोगे, ये जो ए वाक से जो वायर आया है वो इधर से आते हुए वो 8 प्लेट भी कनेक्ट है यहाँ से। तो इस तरह से 8 नंबर प्लेट भी ए से कनेक्टेड है। अच्छा, 1 के सामने क्या है? तो 1 के सामने है 2। 8 के सामने क्या है? तो 8 के सामने है 7। इसी तरह से 4 के सामने है 3 और 5 के सामने है 6। अब जरा बी टर्मिनल से देखें कौन कौन सी प्लेट कनेक्ट। तो वी एक वायर ये आया, तो ये वायर 6 और 7 को कनेक्ट कर रहा है, यानी 6 और 7 ये दोनों ये कनेक्टेड है बी टर्मिनल से। उसके बाद बी का जो दूसरा वायर गया है वो 2 और 3 को कनेक्ट कर रहा है। तो 2 और 3 ये दोनों भी जो हैं ये भी इस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं और ये बी से कनेक्टेड हैं। तो यानी इफेक्टिव ओवरऑल ये डायग्राम बन गया और इसमें साफ पता लग रहा है कि चारों कैपेसिटर्स जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट है। और पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? तो वो जाएगा 4 × 8, 8 4 जा 32 माइक्रोफैरड। सो द आंसर विल बी ए पार्ट। The capacities and connections of 5 capacitors are shown in the adjoining figure. The potential difference between the points A and B is 60 वोल्ट। ए और बी के अक्रॉस आपने 60 वोल्ट की बैटरी लगाई है। Then the equivalent capacity between A and B and the charge on 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस will be कितना होगा? ठीक है, तो पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी है कि कहीं इस तरह का सेटअप होता है। ये जो 10, 5 और 9 ये जो लगे हुए हैं ये तीनों आपस में पैरेलल में लगे हैं। कैसे पता लगेगा? ऐसे समझो, 10 और 5 की एक प्लेट कनेक्टेड है, एक प्लेट से एक प्लेट कनेक्ट है, और 10 की दूसरी प्लेट से इस वायर के थ्रू होते हुए 5 की दूसरी प्लेट कनेक्ट है। इसका मतलब 10 और 5 कहाँ हो गए? पैरेलल में, जहाँ दोनों प्लेट्स कनेक्ट हों आपस में, और बीच में से चाहे कितने भी कनेक्शन हो तो वो दोनों किस में होते हैं? पैरेलल में। अब इसी तरह से 5 और 9 को देख लो, 5 और 9 की एक प्लेट कनेक्ट है, ये डायरेक्ट इससे, और 5 की जो दूसरी प्लेट है वो इस वायर से होती हुई 9 की दूसरी प्लेट से कनेक्ट है। तो कहीं इस तरह का सेटअप होता है तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं आपके? वो तीनों आपस में क्या होते हैं? पैरेलल। तो इसका अगर हम थोड़ा अलग से डायग्राम बनाएं तो ये इस तरह से बनेगा। ये होगा 12 माइक्रोफैरड
उसके बाद 12 के बाद ये तीनों आ जाएंगे पैरेलल में, ये 10, ये 5 और ये 9, ये 10, ये 5 और ये 9, ये तीनों आगे पैरेलल में। उसके साथ ये क्या है, 8 माइक्रोफैरड, ये सेटअप है। और इस सब के अक्रॉस तुमने एक बैटरी लगाई है, कितने वोल्ट की, 60 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। पहले नेट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो ये तीनों पैरेलल में हैं, तो तीनों कितना हो जाएगा, 10 और 5 15, 15 और 9 24, 24 हो गया। फिर 24, 12 और 8, ये तीनों किस में आ जाएंगे, सीरीज़ में। तो इनका हो जाएगा 1/12 प्लस 1/24 प्लस 1/8। एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। तो 2 + 1 + 3, तो ये आ गया 6/24, 1/4। तो नेट कैपेसिटेंस जो आया पूरे सिस्टम का वो आ गया 4 माइक्रोफैरड। 4 माइक्रोफैरड देखते ही क्या आंसर बन जाएगा, डी पार्ट। लेकिन हम चार्ज भी निकालेंगे, तो इन तीन का कितना है, 24। तो अगर हम नेट डायग्राम बनाएं, ढंग से समझना है, थोड़ा और कंसाइज डायग्राम, तो ये है 12 माइक्रोफैरड, ये है 24 माइक्रोफैरड और ये 8 माइक्रोफैरड, और उनसे ये बैटरी कनेक्टेड 60 वोल्ट की। ये 12 है, ये 24 है, ये 8 माइक्रोफैरड है और ये 60 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। सीरीज़ में चार्ज सेम होता है, चार्ज सेम होगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल होगा। V = Q/C होता है। अब सीरीज़ में चार्ज सेम होगा तो V = 1/C। इसका मतलब V1:V2:V3 जो रेशियो आएगा, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/12:1/24:1/8। इसको प्रॉपर नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2:1:3 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना था, आपको इस 5 वाले पे कितना चार्ज होगा वो आपको निकालना है। 5 माइक्रोफैरड पे कितना चार्ज होगा वो निकालना है। तो हम ये निकालते हैं कि इस 5 के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस 5 के अबाउट होगा वही इस 10 के अबाउट होगा, वही इस 9 के अबाउट होगा और वही इस 24 के अबाउट होगा, क्योंकि ये तीनों किसमें थे, पैरेलल में। उन पैरेलल का इफेक्ट ये 24 आया। तो बेसिकली हमें V2 निकालना है। ये V2 कितना होगा, इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V2। तो अगर आप यहाँ से देखोगे V2, यानी आपको ये वाला टर्म निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1 + 3 यानी 6 × 60, 10 वोल्ट। यानी इसके मिड वाले के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 10 वोल्ट होगा। 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस है, तो उस पर जो चार्ज आएगा Q, वो कितना आ जाएगा, Q = CV, यानी 50 माइक्रो कूलाम उस पर चार्ज आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका, 4 माइक्रोफैरड एंड 50 माइक्रो कूलाम। आप किसी पे भी चार्ज फाइंड कर सकते हो। इसके आउट पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। इसके आउट पोटेंशियल निकालोगे तो आएगा 20 वोल्ट, और इसके आउट पोटेंशियल निकालोगे तो आ जाएगा 30 वोल्ट। तो इस पर चार्ज कितना होगा, तो 8 × 24, 240 माइक्रोकूलाम। इस पर चार्ज कितना होगा, 12 दूनी 24, 240 माइक्रोकूलाम। और इन पे भी हम निकाल सकते हैं। इनके आउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10। तो इस पर हो गया 50, इस पर हो जाएगा 90, इस पर हो जाएगा 100। टोटल निकालोगे तो टोटल भी कितना आएगा, 240 माइक्रोकूलाम। Three plates A, B and C, each of area 50 cm², have a separation 3 mm between A and B and 3 mm between B and C। प्लेट्स का एरिया दिया हुआ है, इनके बीच में सेम सेपरेशन है। ए और बी के बीच में भी 3 mm है, बी और सी के बीच में भी 3 mm है। द एनर्जी स्टोर्ड व्हेन प्लेट्स आर फुल्ली चार्ज। जब प्लेट्स इस सेटअप पर पूरी तरह से चार्ज हो जाएंगी तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। तो ज़रा सेटअप बना लेते हैं, देखते हैं ये किस तरह से हैं प्लेट्स। मान लिया ये वाली सरफेस जो है वो फर्स्ट है, इसका नाम दिया सेकंड, ये दिया थर्ड और ये होगी आपकी फोर्थ। तो अगर हम देखें तो पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कौन कौन सी सर्फेसेस कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो पॉजिटिव टर्मिनल से एक तो है सरफेस 1 कनेक्ट और एक है सरफेस 4 कनेक्ट। तो ये है एक सरफेस 1 कनेक्ट और ये है एक सरफेस 4 कनेक्ट। 1 के सामने क्या पड़ रही है, 2, 4 के सामने क्या पड़ रही है, 3, और ये 3 और 2 ये भी आपस में कनेक्टेड है। 3 और 2 एक ही प्लेट की दो सर्फेसेज हैं तो आपस में कनेक्टेड हैं, और उसके बाद वो दोनों निगेटिव से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ से देखते ही पता लग रहा है कि ये दोनों कैपेसिटर्स हैं जो किस में हैं, आपके पैरेलल में।
और पैरेलल में अगर इनका इनका इंडिविजुअल कैपेसिटेंस सी और सी है तो पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 2C। तो टोटल कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, तो हाफ CV² का फॉर्मूला लगा देते हैं, हाफ 2C इंटू V²। कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे इंडिविजुअल कैपेसिटर्स का, तो सिंपल है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। आपको एरिया दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है और इनके बीच का, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन भी आपको पता है। तो आपको सारी वैल्यू इसमें पुट कर देनी है और आपको इस टोटल सिस्टम में जो टोटल एनर्जी स्टोर होगी वो आपको मिल जाएगी। टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2। C2 का जो कैपेसिटेंस है वो C1 का डबल है। आर कनेक्टेड इन ए सर्किट विद ए स्विच बिटवीन दैम एज शोन इन फिगर। इस तरह से कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, C2 डबल है, ये कोई रेजिस्टेंस है और एक स्विच है। इनिशियली द स्विच इज़ ओपन, स्विच ओपन है आपका, सर्किट ओपन है, सर्किट पूरा नहीं है अभी। एंड C1 होल्ड्स चार्ज Q, और C1 पे चार्ज कितना है Q, इस पे चार्ज कितना है Q। अब हम स्विच को क्लोज कर दे रहे हैं, स्विच को अब हम क्लोज कर दे रहे हैं। एट स्टडी स्टेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी। अब जैसे स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, और स्टडी स्टेट में पूछा है कि चार्ज कितना होगा। ठीक है, स्टडी स्टेट तब अचीव करेगी जब दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, तब करंट फ्लो होना ख़त्म हो जाएगी और रेजिस्टेंस यूज़लेस हो जाएगा। जब तक करंट फ्लो करेगी तब तक रेजिस्टेंस का यूज़ होगा, वो कुछ करंट के जब फ्लो करेगी इसमें से तो कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में रेजिस्टेंस डेसिपेट कर देगा, और एक बार जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा, उसके बाद करंट ज़ीरो हो जाएगी, रेजिस्टेंस यूजलेस हो जाएगा। ठीक, तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो आपको समझना है। मान लिया इस पे चार्ज है प्लस, इस पे चार्ज है माइनस, कितना चार्ज है Q। इसका कैपेसिटेंस था C1, इसका कैपेसिटेंस है 2C1। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो Q इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनता है, Q इक्वल टू CV बनता है। अगर पोटेंशियल सेम है तो जो चार्ज होगा वो कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल आएगा, Q प्रोपोर्शनल टू C पैरेलल में। जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उस पर चार्ज ज़्यादा होगा, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उस पर चार्ज कम होगा। अभी दोनों पैरेलल में लगे हैं, नीचे वाले का कैपेसिटेंस 2 टाइम्स है, यानी कैपेसिटेंस जो है वो 1:2 रेशियो में है, 2 टाइम्स है नीचे वाले का कैपेसिटेंस, तो चार्ज भी आपका 1:2 रेशियो में ही डिवाइड होगा। तो टोटल चार्ज था Q और इसको आपको डिवाइड करना है 1:2 रेशियो में। तो पहले कैपेसिटर पे चार्ज जो आएगा वो आएगा 1/1+2 यानी 3Q, और दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज आएगा 2/3 इंटू Q। ये इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर कोई पूछे एनर्जी कितनी हीट की फॉर्म में डेसिपेट हुई होगी, तो वो सिंपल है, रेजिस्टेंस ने कितनी हीट प्रोड्यूस करी होगी, तो हीट सिंपल है निकालना, सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल कैसे निकालेंगे, तो वो होगी Q²/2C1, ये होगी इनिशियल एनर्जी, माइनस फाइनल कितनी होने वाली एनर्जी। तो पहले वाले पे चार्ज बचा है Q/3, तो Q²/9 डिवाइडेड बाई 2C1। दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज आया 2Q/3, तो 4Q²/9 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2C1। इसको आपको सॉल्व कर लेना है और यहाँ से आपको मिल जाएगा कि कितनी हीट डेसिपेट होगी। क्लियर। 5 आइडेंटिकल प्लेट्स ईच ऑफ एरिया कैपिटल A आर जॉइंड एज शोन इन द फिगर। 5 आइडेंटिकल प्लेट्स हैं इस तरह से। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D। द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी B वोल्ट। द चार्ज ऑन प्लेट्स 1 and 4। 1 and 4 पे कितना चार्ज आएगा वो आपसे पूछा गया है। आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, एरिया सबका सेम है, सेपरेशन सबका सेम है, तो ये जो कैपेसिटर्स बनाएंगी उन सब का कैपेसिटेंस सेम होगा। तो कैसे हम करते हैं, हम डालते हैं नंबरिंग 1 2 या 1 2 3 तो हमने यूज़ कर रखी है, हम ABCD से डालते हैं। सरफेसेस की नंबरिंग करते हैं हम, प्लेट्स की नंबरिंग नहीं करते हैं। तो ये सरफेस है A, ये वाली सरफेस B, ये C, ये वाली D, ये E, ये वाली सरफेस F, G, H, और आउटर सरफेस पे कोई चार्ज आता नहीं है तो सिर्फ इनर सरफेसेस की नंबरिंग करते हैं। अब आप देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कितनी सरफेसेस कनेक्ट हैं पॉजिटिव से, तो पहली A कनेक्ट है, उसके बाद D, उसके बाद E और उसके बाद H। 4 प्लेट्स कनेक्टेड हैं, A, D, E और यहाँ दिखा लेते हैं H। A, D, E और ये H।
निगेटिव से कितनी कनेक्टेड है, जरा देखो ये नेगेटिव टर्मिनल आया तो इससे कनेक्टेड है। अच्छा पहले ए के सामने कौन सी है, ए के सामने बी है, डी के सामने कौन सी है तो वो सी है, ई के सामने कौन सी है तो वो एफ है, और एच के सामने कौन सी है तो वो जी है। अब जरा देखो ये नेगेटिव टर्मिनल से वायर गया, ये बी सी से कनेक्ट है और एफ जी से कनेक्ट है, बी सी से कनेक्ट है और एफ जी से कनेक्ट है। इसका मतलब जब भी कई कई सारी प्लेट्स की स्टैकिंग हो और अल्टरनेट प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट हो, पहली पॉजिटिव से दूसरी नेगेटिव से, तीसरी पॉजिटिव से चौथी नेगेटिव से, पांचवी पॉजिटिव, इस तरह से अल्टरनेट हो, तो वो सारे के सारे कैपेसिटर किस में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में। और पैरेलल में चार्ज तो सब पे सेम आए, पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम ही होता है, वी पोटेंशियल है, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम। लेकिन इन सबका कैपेसिटेंस भी सेम है, इन सबका कैपेसिटेंस भी सेम होगा, सी सबका सी कैपेसिटेंस भी सेम होगा, तो सब पे चार्ज भी सेम आ जाएगा। क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी वी। पैरेलल में पोटेंशियल सेम है, सारे के सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं तो कैपेसिटेंस भी सेम है, तो सब पे चार्ज भी सेम आएगा। क्लियर। अब आपको कौन कौन सी प्लेट पे चार्ज चाहिए, आपको चाहिए वन पे, तो वन जो प्लेट है उसकी सिर्फ एक ही सरफेस पे चार्ज आएगा और वो आएगा पॉजिटिव। कितना आएगा, Q इक्वल टू सी वी। सी कितना है, सी है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू पी, इतना चार्ज आएगा पहली प्लेट पे। चौथी प्लेट पे फोकस करो तो चौथी जो प्लेट है उसमें दोनों सर्फेसेस पे चार्ज है और दोनों सर्फेसेस पे नेगेटिव ही चार्ज है, एफ पे भी और जी पे भी। देखो ये एफ है और ये जी है, ये दोनों सर्फेसेस पे चार्ज होगा और दोनों पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी, -2 Q चार्ज होगा उस पर। और ये क्या आंसर बनेगा आपका, आपका आंसर बनेगा फिर सी पार्ट। क्लियर। इन द फिगर शोन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एंड बी एंड सी। ए बी और बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, कब, इन स्टडी स्टेट, जब ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गए होंगे। जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गए होंगे तो करंट फ्लो होना बंद हो गई होगी, और जब करंट नहीं फ्लो हो रही होगी तो रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं। तो ये रेजिस्टेंस जो 10 ओम और ये 20 ओम दे रखे हैं, ये बेसिकली यूजलेस रेजिस्टेंस है, क्योंकि स्टडी स्टेट में इनका कोई काम नहीं। जब तक स्टडी स्टेट नहीं अचीव होगी तब तक ये हीट डिसिपेट करते रहते हैं। उसके बाद स्टडी स्टेट में सारे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाते हैं, सर्किट में करंट ज़ीरो हो जाती है, रेजिस्टेंस यूजलेस हो जाता है। अब जरा इसमें आप समझो, ये 3 माइक्रोफेरेड और ये 3 माइक्रोफेरेड, ये पूरी जो यूनिट है ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में है, क्योंकि ये एक प्लेट से एक प्लेट कनेक्ट है और इसकी दूसरी प्लेट से ये दूसरी प्लेट कनेक्ट है। इसी तरह से ये 1 माइक्रोफेरेड और ये 1 माइक्रोफेरेड, ये दोनों भी किस में है, आपके पैरेलल में। तो इसको हम कुछ इस तरह से 3 और 3 का कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफेरेड। ये पॉइंट है बी। उसके बाद 1 और 1 का कितना हो जाएगा, ये 2 माइक्रोफेरेड। ठीक। और ये अलग से लगा हुआ है आपका 1 माइक्रोफेरेड, और इस पूरे सिस्टम के अक्रॉस 100 वोल्ट की ये बैटरी लगी हुई है। ये पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट ए कह लो, चाहे ये पॉइंट ए कह लो, चाहे ये पॉइंट ए कह लो, ये सारे पॉइंट ए होंगे, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। इनके बीच में ना कोई रेजिस्टर है, ना कोई बैटरी है, ना कोई कैपेसिटेंस है। इसी तरह से ये पॉइंट सी कह लो, चाहे ये पॉइंट सी कह लो आप, चाहे ये पॉइंट सी कह लो, ये सारी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। इनके बीच में ना कोई रेजिस्टेंस है, ना कोई कैपेसिटर है, ना कोई बैटरी है। तो आपसे पूछा गया है वी ए बी, इसका मतलब होता है वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो ज़रा गौर से देखो आप, ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये वाले पॉइंट जो हैं वो हायर पोटेंशियल पे होंगे और ये वाले जो पॉइंट्स हैं लोअर पोटेंशियल पे होंगे। और जब हम इस तरह से बढ़ेंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, यानी बी जो पॉइंट, जो सी पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल पे होगा, उससे कम बी होगा और उससे कम ए होगा। क्लियर। ठीक है, तो ये 100 वोल्ट को हमें डिवाइड करना है ए बी और सी, ये दो रेजिस्टेंस, दो कैपेसिटर्स के अक्रॉस। ठीक, पैरेलल में है, ये तीनों यूनिट पैरेलल में है, तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट ही रहा हुआ। 100 वोल्ट को डिवाइड करना है, तो सीरीज़ में चार्ज सेम होता है, तो पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, 1/c के। तो जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है उसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, जिसका कैपेसिटेंस कम उसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो
कैपेसिटेंस अगर 3:1 रेशियो में है तो पोटेंशियल डिफरेंस 1:3 रेशियो में डिवाइड होगा। तो कर लेते हैं डिवाइड, कोई मुश्किल नहीं। 1:3 रेशियो में 100 वोल्ट को डिवाइड करना है। तो पहला पार्ट कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 100, और दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 100। तो ये मिल गया आपको 25 वोल्ट और ये मिल गया आपको 75 वोल्ट। तो आंसर क्या बनेगा 25 एंड 75, सी पार्ट। ठीक, और वी ए बी का मतलब होता है वी वी माइनस वी ए, वी वी सी का मतलब होता है वी सी माइनस वी वी। और ये हम देख चुके हैं कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल सी का था, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल सी का था, उससे कम बी का था और सबसे कम ए का था। तो सबके आंसर तो पॉजिटिव ही आने हैं। A parallel plate capacitor of capacitance C is connected to a battery and is charged to a potential difference V. Another capacitor of capacitance 2C is connected to another battery and charged to a potential difference 2V. दो कैपेसिटर हैं आपके पास और एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और उसको V पोटेंशियल तक चार्ज किया गया है। एक दूसरा कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस 2C है और उसको 2V पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज किया गया। इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस 2C है। इसको V पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज किया गया होगा तो इस पर जो चार्ज आएगा वो Q इक्वल टू CV आएगा, Q1 कह देते हैं इसको। और इस पर जो चार्ज आएगा Q2 इक्वल टू 2C इंटू 2V, तो यानी 4CV आएगा, क्योंकि इसको 2V पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज किया गया। देन चार्जिंग बैटरीज आर नाउ डिसकनेक्टेड। चार्जिंग बैटरी हटा दी है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुके होंगे, उन पर पूरा चार्ज होगा। चार्जिंग बैटरी अब हटा दी गई है एंड द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल में अब कनेक्ट कर रहे हैं दोनों कैपेसिटर्स को इन सच ए वे दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर। यानी कुछ इस तरह से कनेक्ट किया गया, जैसे मान लिया ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट किया गया। तो ये जो है वो ऐसे कनेक्ट कर दिया गया और ये जो है वो ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। तो सिस्टम की फाइनल एनर्जी, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, फाइनल एनर्जी पूछिए फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की। तो आप समझना है अब ये होगा क्या इसमें। तो अब इस सिस्टम पे टोटल अब ये चार्ज ऐड नहीं होंगे, अभी चार्ज सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है +4CV है और ये -CV है, इधर -4CV है और ये +CV है। तो अब नेट चार्ज अगर आप निकालोगे तो इस वाली, अगर हम इस सिस्टम को देख लें सिर्फ इतने पार्ट को, क्योंकि ये दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है, इनका कहीं और कोई कनेक्शन नहीं है, तो इन दोनों प्लेट्स पे जो टोटल चार्ज होगा इनिशियल और फाइनल वो सेम रहेगा। तो है कितना टोटल चार्ज, तो ये -CV है +4CV है, तो कितना आ जाएगा +3CV। इसी तरह से अगर आप इन दोनों प्लेट्स को देखोगे, इन दोनों प्लेट्स को, ये दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं, बाकी इन दोनों प्लेट्स का कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, तो इन दोनों प्लेट्स पे नेट चार्ज जो है वो सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, चेंज नहीं होगा। तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा -3CV। होना भी चाहिए, एक तरफ अगर +3CV बन रहा है तो दूसरी तरफ डेफिनेटली कितना बनेगा -3CV, वही आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इसलिए हो गए हैं क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट कनेक्ट किए। अगर हमने पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट की होती तो टोटल चार्ज 5CV होता, पॉजिटिव भी 5CV होता और नेगेटिव भी 5CV होता, और फिर वो 5CV चार्ज पैरेलल में रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता। यहाँ पे टोटल चार्ज 3CV है जो कि पैरेलल में रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है तो चार्ज जो होता है वो कैपेसिटी के प्रोपोर्शनल, कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल होता है अगर पोटेंशियल सेम है। कैपेसिटेंस अगर 1:2 रेशियो में है तो चार्ज भी 1:2 रेशियो में डिवाइड होगा। तो बहुत सिंपल है, 3CV को 1:2 रेशियो में डिवाइड करना तो बहुत सिंपल है, ऊपर CV आ जाएगा और नीचे 2CV आ जाएगा। ठीक, तो कैसे बनेगा फाइनल सेटअप, बनेगा कैसे वो आप देखो। ये दो कैपेसिटेंस रहेंगे, इनको आपने इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट किया था। इसका कैपेसिटेंस C था, इसका कैपेसिटेंस 2C था। तो इस पर जो चार्ज आएगा इस तरह से आएगा +- और Q1 डैश अगर नाम दें तो वो CV होगा। और इस पर जो चार्ज आएगा इस पर भी ऐसी चार्ज आएगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, और अगर हम इसको नाम दें Q2 डैश तो ये 2CV हो जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज था हमारे पास 3CV और उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 1:2 रेशियो में। तो सिस्टम की जो फाइनल एनर्जी होगी, चार्ज पता है तो Q²/2C का फॉर्मूला लगाते हैं, तो Q1 डैश का स्क्वायर बाई 2C
प्लस Q2 डैश का स्क्वायर बाई 2 टाइम्स 2C। तो ये बन गया C स्क्वायर V स्क्वायर ओवर 2C, प्लस ये हो जाएगा 4C स्क्वायर V स्क्वायर ओवर 4C। C से C कैंसिल आउट हो गया, एक C से C कैंसिल आउट, यहाँ 4 से 4 भी चला गया। तो ये CV स्क्वायर है और ये हाफ CV स्क्वायर है, तो 1 प्लस हाफ यानी 3/2 CV स्क्वायर। फाइनल एनर्जी ये होगी। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए कितनी हीट प्रोड्यूस हुई होगी, एनर्जी लॉस, तो सिंपल है, सिस्टम की इनिशियल एनर्जी माइनस सिस्टम की फाइनल एनर्जी। क्लियर? कंडेंसर मतलब कैपेसिटर। कैपेसिटर A has a capacity of 15 microfarad when it is filled with a medium of dielectric constant 15। यानी अगर 15 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से अगर हम उसको फिल करते हैं तो उसकी कैपेसिटी 15 माइक्रोफैरड हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक ना हो, एयर या वैक्यूम हो, तो उसकी जो कैपेसिटी होगी वो 1 माइक्रोफैरड होगी, क्योंकि K का डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटी K टाइम्स हो जाती है, तो 15 का डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटी 15 टाइम्स हो जाएगी, 15 टाइम्स हो जाएगी। तो बिना डाइलेक्ट्रिक के उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 1 माइक्रोफैरड। Another condenser B has a capacity of 1 microfarad when air between the plates। अब दूसरा जो कैपेसिटर है B, जब उसके प्लेट्स के बीच में एयर होती है तो उसकी कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरड। इसका मतलब A और B ये दोनों देखने में आइडेंटिकल ही होंगे। अगर दोनों में से अगर A में से अगर हम डाइलेक्ट्रिक निकाल दें तो दोनों का कैपेसिटेंस सेम आ रहा है। दोनों की प्लेट्स, एरिया, उनके बीच का डिस्टेंस, मतलब कैपेसिटी के टर्म्स में दोनों सेम ही हैं। दो कैपेसिटर हैं, एक A है और एक B है। B का कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड है, 1 माइक्रोफैरड है, और A का भी 1 माइक्रोफैरड है अगर वो खाली है, अगर भरा है तो 15 माइक्रोफैरड है जब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। फिर कह रहे हैं बोथ आर चार्ज सेपरेटली बाई ए बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। इसको भी 100 वोल्ट बैटरी से चार्ज किया गया, तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा? Q1 अगर लिखें तो 1500 माइक्रो कूलाम। इसको भी 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया है, तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा? Q2 अगर लिखें तो वो आ जाएगा 100 माइक्रो कूलाम। Q इक्वल टू CV, सिंपल। After charging, both are connected in parallel without the battery and the dielectric medium being removed। दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जा रहा है। जब कुछ नहीं कहा तो पॉजिटिव से पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट करी होगी और नेगेटिव से नेगेटिव प्लेट। इससे पिछले क्वेश्चन में पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट करी थी। जब कुछ नहीं कहते हैं वो, तो समझ लो आप पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट करिए और नेगेटिव से नेगेटिव, और उसके बाद ही डाइलेक्ट्रिक हटा दिया जाता है। तो जब आप पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट करोगे तो इस पूरे प्लेट के सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना होगा? Q नेट, जैसा कि हमने पिछले केस में निकाला था। इस पे है प्लस 1500, इस पे है प्लस 100, तो ये हो जाएगा प्लस 1600 माइक्रो कूलाम। इसी तरह से इन दोनों प्लेट्स पे अगर आप देखोगे, इन दोनों प्लेट्स पे, इधर वाली दोनों प्लेट्स पे, तो कितना हो जाएगा? माइनस 1600 माइक्रो कूलाम होना भी चाहिए। जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज होता है। अब आपने इसको डाइलेक्ट्रिक को यहाँ से हटा दिया, जो डाइलेक्ट्रिक को हटाते ही इसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा, और इसका तो ऑलरेडी 1 माइक्रोफैरड था ही। अब समझो, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, बिल्कुल ठीक बात है। इवन कैपेसिटेंस भी अब सेम हो गया है, तो चार्ज भी दोनों पे क्या आएगा? सेम। Q इक्वल टू C इंटू V। तो चार्ज दोनों पे सेम रहेगा, तो टोटल चार्ज का आधा चार्ज पहले वाले कैपेसिटर पे बचेगा, आधा इस पे बचेगा। तो पहले वाले पे बचेगा प्लस 800 माइक्रोकूलम, और दूसरे वाले पे भी कितना आ जाएगा? प्लस 800 माइक्रोकूलम पॉजिटिव प्लेट्स पे। नेगेटिव प्लेट्स पे उधर होगा माइनस 800 माइक्रोकूलम, और नीचे वाले पे भी होगा माइनस 800 माइक्रोकूलम। तो अब पूछ रहे हैं द कॉमन पोटेंशियल। अब कॉमन पोटेंशियल कितना है? तो चार्ज है 800, कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरड, तो जो कॉमन पोटेंशियल होगा Q/C, तो वो कितना हो जाएगा? 800 वोल्ट। In the given circuit, if point C is connected to the earth and a potential of plus 2000 volt is given to a point A। एक सर्किट दिया है, इसमें A का पोटेंशियल कितना दिया है? 2000 वोल्ट, प्लस 2000 वोल्ट, और C को क्या कर रखा है? अर्थ करने का मतलब क्या हुआ? C का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट। A को दिया है प्लस 2000 वोल्ट। तो पोटेंशियल एट B का पोटेंशियल आपसे पूछा गया, ठीक है।
तो एक चीज़ ज़रा समझो आप, अगर हम इस पूरे सिस्टम को देखें बी और सी के बीच में, तो इसका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा? तो 10 और 10 ये हो जाएगा 5 सीरीज़ में, 5 और 10 ये पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 15। तो ये नेट इफेक्टिव डायग्राम एक ऐसा भी बना सकते हैं हम। ये पॉइंट ए, उसके बाद एक 5 माइक्रो फैराड का कैपेसिटेंस लगा हुआ है, उसके बाद पॉइंट बी, और बी के बाद एक और कैपेसिटेंस लगा हुआ है 15 माइक्रो फैराड का, और ये पॉइंट हो गया आपका सी। और सी को क्या कर रखा है? अर्थ। इसका पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट। ठीक, अब आपको इसका पोटेंशियल पूछा गया और ए का पोटेंशियल कितना है? 2000 वोल्ट। ठीक है, तो ये सीरीज़ में है। सीरीज़ में चार्ज क्या होता है? सेम। जब चार्ज सेम होता है तो पोटेंशियल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? Q इक्वल टू क्या होता है? सी वी। ढंग से समझना है। ए और सी इस पूरे सर्किट के अक्रॉस 2000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर? 2000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो क्या सीरीज़ में चार्ज सेम होता है तो पोटेंशियल जो होता है वो 1 अपॉन कैपेसिटेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी कैपेसिटेंस अगर 1:3 रेशियो में है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 3:1 के रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास? आपके पास 2000 वोल्ट माइनस 0, 2000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? तो वो हो जाएगा 3/4 इंटू 2000। दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1/4 इंटू 2000। तो दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 500 वोल्ट का, और पहले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 1500 वोल्ट का। यानी VA माइनस VB जो होगा वो होगा 1500 वोल्ट, और VB माइनस VC जो होगा वो होगा 500 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यही हुआ कि VA माइनस VB जो हुआ, पहले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 1500 वोल्ट का, और दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस VB माइनस VC ये जो हुआ ये कितना हुआ? 500 वोल्ट। क्लियर? अब आपको चाहे आप इससे आंसर निकाल लो V का पोटेंशियल, चाहे आप इससे आंसर निकाल लो, दोनों से निकाल लो, दोनों से V का पोटेंशियल सेम आएगा, और वो कितना आएगा? वो आपका आ जाएगा 500 वोल्ट। सी पार्ट। इन नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C, 2C एंड 3C एंड 4C, एक सेटअप है ये C कैपेसिटेंस है, ये 2C है, ये 3C है, ये तीनों आपस में सीरीज़ में लगे हैं, उसके साथ ये 4C पैरेलल में लगा है, और उसके साथ ही बैटरी पैरेलल में लगी है। यानी ये वायर और ये पूरा सेटअप, ये तीनों आपस में किस में है? पैरेलल में। ठीक, बैटरी से कनेक्ट करें हैं। तो आपसे सिंपली पूछा गया द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन C2 एंड C4। C2 और C4 पे जो चार्जेस आएंगे उनका रेशियो पूछा है। मान लिया C2 पे चार्ज आ रहा है Q2 और C4 पे चार्ज आ रहा है Q4, इनका रेशियो पूछा गया। ठीक, तो जो चार्ज होता है वो Q इक्वल टू CV होता है। जरा हम निकालते हैं। Q4 तो सिंपल है निकालना। Q4 जो होगा वो ये 4C का कैपेसिटेंस है, उसके अक्रॉस बैटरी V वोल्ट की लगी हुई है, V वोल्ट की बैटरी, तो Q4 हो जाएगा Q इक्वल टू CV, 4C इंटू V। ये तो हमने फटाफट निकाल लिया। अब जरा इस 2C पे कितना चार्ज आएगा वो निकालेंगे। तो जरा ढंग से समझना, ये जो V वोल्ट की बैटरी है ये C, 2C और 3C में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो सीरीज़ में चार्ज क्या होता है? सेम। तो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है। पोटेंशियल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? 1/C के प्रोपोर्शनल। तो इसके अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया V1 है, इसके अबाउट मान लिया V2 है, और इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया V3 है। तो V1:V2:V3 का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 1/C:1/2C:1/3C। 3C से 6C से पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 6:3:2। इस रेशियो में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमें तो सिर्फ वोल्टेज वो देखना है जो C2C के अक्रॉस कितना वोल्टेज मिलेगा, हमें इस पर फोकस करना है। तो ये जो 2C के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V2 जिसको हम कह रहे हैं, तो वो हो जाएगा 3/6 + 3 + 2 यानी 11 इंटू V, इतना वोल्टेज होगा। तो चार्ज कितना हुआ? Q2, तो इसका कैपेसिटेंस है 2C और इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस है V2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2C और V2 कितना है? 3V/11। तो ये Q2 निकल आया। अब आप Q2/Q4 आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका 6CV/11 डिवाइडेड बाई 4CV। तो CV से CV कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे इसको 3 टाइम्स,
तो ये रेशियो आ गया 3:22, 3/22. सो योर आंसर विल बी बी पार्ट. एक चीज़ समझनी है आपको, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है. जैसे मान लिया सीरीज़ में 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक मान लिया 3C है और एक मान लिया 5C है. सीरीज़ में हमें पता है 4 सेम होता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस Q/C होता है. सीरीज़ में 4 सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस C के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो दो में कैपेसिटेंस अगर 3:5 रेशियो में है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 5:3 रेशियो में हो जाएगा. तो दो में तो हम ऐसे चला लेते हैं, हम ये कहते हैं अगर कैपेसिटेंस 3:5 में है तो पोटेंशियल डिफरेंस 5:3 में हो जाएगा. लेकिन यही बात अगर 3 में चलानी हो तो ऐसे नहीं चलती है, ये अलग तरह से चलती है. जरा देखो जरा ढंग से. मान लिया 3 कैपेसिटर हैं, ये है 2C, ये है 3C और ये है मान लिया 5C. और हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस C के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि कैपेसिटेंस जो है वो आपके 2:3:5 रेशियो में है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएंगे वो 5:3:2 रेशियो में हो जाएंगे. नहीं, यहाँ ऐसे नहीं चलेगा. यहाँ कैसे चलेगा? यहाँ ऐसे चलेगा कि कैपेसिटेंस अगर 2:3:5 रेशियो में है तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके 1:2, 1/2:1/3 1/5 रेशियो में हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि 3 में एलसीएम अलग तरह से लिया जाता है, 2 में एलसीएम अलग तरीके से लिया जाता है. ठीक है, 2 में अगर आप ये कहोगे कि कैपेसिटेंस 3:5 रेशियो में है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे वो 1/3:1/5 रेशियो में हो जाएंगे. तो सिंपल है, इसमें आप 15 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 5:3 बन जाएगा. उल्टा हो जाएगा एकदम, 3:5 से 5:3 बन जाएगा. लेकिन 2:3:5 का 5:3:2 नहीं बनेगा. जब इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 15:10:6. फिर ये रेशियो बनेगा इनका, न कि ये 5:3:2. क्लियर? 7 capacitors each of capacity 2 microfarad are to be so connected to have a total capacity of 10/11 microfarad which will be the necessary figure as shown. तो सबका कैपेसिटेंस हम निकाल लेते हैं, नेट कैपेसिटेंस, और देख लेते हैं किस में 10/11 आ रहा है. तो आराम से देखो, आप सारे 2 के हैं तो पहला कैलकुलेट करते हैं. ये 2, 1, 2, 3, 4, 5 ही पैरेलल में लगे हैं तो 2, 5 जो 10 तो ये हो गया. बाकी 2 और 2 ये सीरीज़ में लगे हैं तो 2 और 2 का हो जाएगा 1. बाकी 10 और 1 का कितना होगा? तो 10 × 1/10 + 1 11. तो पहले वाला फर्स्ट ही आंसर बन जाएगा इसका. बाकी सब भी आपको कैलकुलेट कर लेने हैं. तो ये 4 रेजिस्टेंस लगे हैं तो इनका पैरेलल में हो जाएगा 8. बाकी 3 लगे हैं सीरीज़ में तो 2, 2, 2 तो इनका हो जाएगा 2/3. 8 और 2/3 का कितना होगा? तो 1/8 + 1/2/3 तो ये हो गया 3/2. एलसीएम आपका आ गया 8, ये हो गया 1, 12 तो ये बनेगा आपका 8/13. ठीक, इस तरह से सभी को आपको कैलकुलेट कर लेना है. आंसर आपको मिल ही चुका है, ए पार्ट.